661 ऋषभ बिष्ट की चुनौती। अध्याय 61 ऋषभ बिष्ट की चुनौती। इतना बुरा भी नहीं। केवल पहली नजर में ही श्रेष्ठ जुयाल ने पार्थ के बारे में ऐसा बयान दे दिया था। क्यों ऋषभ बिष्ट के दिल में रोष बढ़ गया। उसकी साधना गुरुकुल में सबसे अधिक थी, लेकिन फिर भी उसके प्रदर्शन को केवल औसत प्राप्त हुआ था। पार्थ ने अभी कुछ किया भी नहीं और उसे बुरा नहीं कहकर सम्मानित किया गया था। पार्थ, ये श्रीनगर प्रांत से श्रेष्ठ जुयाल है और वे हिमगिरी गुरुकुल से प्रतिभा का चयन करने के लिए यहाँ प्रताप महल का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। बेहतर होगा आप अच्छा प्रदर्शन करें, ये आपके लिए भी अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर है। देवराज बिष्ट, गुरुकुल प्रमुख ने किसी तरह एक मुस्कुराने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मेरे पापों के लिए पश्चाताप। पार्थ को दिल ही दिल में हंसी आई, लेकिन उसने कुछ भी समझाने की रहमत नहीं उठाई। श्रेष्ठ जुयाल, हिमगिरी गुरुकुल के शिष्य पार्थ का प्रणाम स्वीकार करे। पार्थ ने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। हम श्रेष्ठ जुयाल ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी कौशल के प्रदर्शन करने का संकेत दिया। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। सभी को लगा कि पार्थ खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन तो दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक शांत था। यहाँ तक कि ऋषभ बिष्ट या राधा की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। कई बार तो पार्थ को भी नहीं चलता था कि उसकी दाहिनी आंख से एक अजीब आभा निकलकर उसके शरीर में फैल जाती थी, जिससे वो महत्वपूर्ण पलों में बेहद शांत हो जाता था। श्रेष्ठ जुयाल की आंखों में थोड़ा आश्चर्य का भाव था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये युवक सरल नहीं था। धातु मुष्टिका। पार्थ का पहला मौका उसका सबसे मशहूर कौशल था। आधार स्तर की युद्ध कला तकनीक। यहाँ तक कि अब तो गुरुकुल के शिष्य भी इस तकनीक को पार्थ की धातु मुष्टिका कहकर भी बुलाते थे। उपस्थित सभी शिष्य और बुजुर्ग हैरान रह गए। पार्थ का आधार स्तर वाले मुक्के की शक्ति बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि इसने मूल तकनीक की शक्ति को भी पार कर लिया था। हम, इतना बुरा भी नहीं है। आधार युद्ध कला तकनीक के साथ इतनी शक्ति उत्पन्न करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। श्रेष्ठ जुयाल ने एक बार फिर सिर हिलाया। पार्थ हवा में मुक्के मारता रहा और अनजाने में ही उसने उसमें स्वर्ग की आभा को भी मिला दिया। पार्थ के साधारण मुक्के में एक ज्वलंत आभा शामिल थी। जैसे ही पार्थ का मुक्का हवा में गया, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करके भेजा हो। आधार स्तर की युद्ध कला तकनीक को इस स्तर तक प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। बुजुर्गों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने इसे अपने दिल से नहीं लगाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी शक्ति कितनी खास थी, ये अभी भी बस एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक ही थी और शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। ऋषभ बिष्ट की आंखों में तिरस्कार साफ देखा जा सकता था। बहुत अच्छा। सभा भवन में एक खुशी से भरी हुई आवाज गूंज उठी। श्रेष्ठ जुयाल की आंखों में सदमे और उत्साह की चमक थी। ये आवाज उन्हीं की तरफ से आई थी। अच्छा। देवराज बिष्ट और ऋषभ बिष्ट के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। श्रेष्ठ जुयाल ने पहले जो समीक्षाएं दी थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें संतुष्ट करना बेहद मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को देखकर ऐसी प्रतिक्रिया तो उन दोनों की समझ से बाहर की बात थी। आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक पर ऐसे खुशी, ये कैसे संभव है। ऋषभ बिष्ट लगभग फटने ही वाला था, लेकिन बेचारा अपनी साधना के साथ वो देख ही नहीं पाया कि पार्थ के आधार श्रेणी के मुट्ठी कौशल के बारे में आखिर क्या खास था। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि मैं जिस प्रतिभा की तलाश कर रहा था वो आप ही हैं। पूरे भवन में श्रेष्ठ जुयाल का ठहाका गूंज उठा। उनका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। आपकी समीक्षा के लिए धन्यवाद। पार्थ भी दंग रह गया। सच कहें तो वो अपनी आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से शुरुआत करना चाहता था, फिर ड्रैगन मुष्टिका और फिर नक्षत्र उंगली तक का प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन जब वो आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था,
तो उसने अनजाने में ही तकनीक और स्वर्ग से एकीकरण की आभा को एक साथ मिला दिया था। मेरी नजर में आप एक सच्ची प्रतिभा हैं। श्रेष्ठ जुयाल अपनी सीट से नीचे चले आए। आप एक सच्ची प्रतिभा हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, ऋषभबिष्ट का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने दिल में बुरी तरह चीख रहा था। पार्थ ने सिर्फ एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का प्रदर्शन करके बेहतर समीक्षा प्राप्त कर ली। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा नाम राघव जुयाल है। शायद हम बाद में दोस्त बन सकते हैं, श्रेष्ठ जुयाल ने पार्थ से बेहद सम्मानपूर्वक कहा। इस दृश्य ने देवराज बिष्ट और बुजुर्गों के जबड़े गिरा दिए। सहस्रार चक्र का एक महावीर योद्धा भला ऐसा क्यों करेगा, और ऐसे किसी भी युवक से दोस्ती क्यों करेगा? यहाँ तक कि खुद पार्थ भी दंग रह गया। इन सब का एकमात्र कारण जिसके बारे में वो सोच सकता था, वो था उसके पास स्वर्ग की आभा थी। ये निश्चित था कि अगर देवांश डोभाल उत्तरकाशी से गायब नहीं होता, तो उसे भी श्रेष्ठ जुयाल द्वारा चुन लिया जाएगा। श्रेष्ठ जुयाल, आप बहुत अच्छे हैं। पार्थ को नहीं पता था कि खुद को कैसे व्यक्त किया जाए। उसने श्रेष्ठ जुयाल को अपना दोस्त मानने की हिम्मत नहीं की। ये एक चींटी का किसी हाथी के मित्र होने के समान था। हे पार्थ, तुम बहुत विनम्र हो। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। राघव जुयाल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस वक्त वो बिल्कुल भी सख्त नहीं दिख रहे थे। इस दृश्य ने दूसरों को भ्रमित कर दिया। ऋषभबिष्ट विशेष रूप से ऐसा था, जो बेहद गुस्से में था। पार्थ, क्या आप प्रताप सेना में शामिल होने की इच्छा रखते हैं? राघव जुयाल ने पूछा। इच्छा या अनिच्छा, क्या ये सिर्फ बेकार शब्द नहीं है? इसके अलावा राघव जुयाल का रवैया सच में बहुत अच्छा था। पार्थ ने गहराई से बात की। मेरा लक्ष्य वैसे भी उत्तरकाशी को छोड़कर बाहरी दुनिया का अनुभव करना था, इसलिए मैं तैयार हूँ। प्रताप महल में प्रवेश करने से अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के और भी करीब जा सकता था। श्रीनगर का स्तर उत्तरकाशी से कहीं अधिक ऊंचा था और ये उसके लिए एक व्यापक मंच साबित होगा। अच्छा है, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो शायद तुम प्रताप साहब से व्यक्तिगत शिष्य भी बन सकते हो। राघव जुयाल मुस्कुराए। प्रताप साहब? पार्थ ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। हालांकि वो उत्तरकाशी में रहता था, फिर भी उसने प्रताप साहब की किंवदंतियों के बारे में सुन रखा था, क्योंकि वे 1000 मील के दायरे में सबसे बड़े रक्षक थे और साथ ही उनकी साधना एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उत्तरकाशी हिमगिरी गुरुकुल भी उनके नियंत्रण में थे। हिमगिरी गुरुकुल के पास इन लोगों की चापलूसी करने की भी कोई हैसियत नहीं थी। इस समय पार्थ ने स्पष्ट रूप से ऋषभबिष्ट और हरिकेश की ईर्ष्यालु आंखों को महसूस किया। आखिर उसके पास अब प्रताप महल में प्रवेश करने और स्वयं प्रताप साहब से व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का मौका था। वे भला ईर्ष्या क्यों नहीं करते? हरिकेश और पुष्पराज ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, क्योंकि वे पार्थ और अपने बीच के अंतर को जानते थे। उन सभी ने पहाड़ी पर उस दिन पार्थ के प्रदर्शन को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वे जानते थे कि उन्हें उसे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति था और वो ऋषभबिष्ट था। उसके दिल में ईर्ष्या, अनिच्छा और ईर्ष्या जल गई। क्यों? क्यों? साधना के मामले में वो युवा पीढ़ी में अव्वल था। उसने आंशिक पवित्र युद्ध कला तकनीक को भी कुछ हद तक समझ लिया था। यहाँ तक कि अगर उनके बीच अभी भी अंतर था, तो वो भला इस 2 कौड़ी के पार्थ से कैसे हार सकता है, और वो भी सिर्फ एक आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के प्रयोग से। मैं असहमत हूँ। ऋषभबिष्ट के दिल के भीतर का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। कमरे में अचानक सन्नाटा पसर गया। ऋषभ नहीं। देवराज बिष्ट और अन्य लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि वे भ्रमित थे कि राघव जुयाल ने पार्थ को क्यों चुना, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे किसी तरह का सवाल करने की हिम्मत नहीं की। आप असहमत क्यों हैं? राघव जुयाल के चेहरे पर उपहास भरी एक मुस्कान आ गई। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी शक्ति के प्रयोग से ये साबित कर दूंगा कि मैं 2 कौड़ी के लड़के से ज्यादा ताकतवर हूँ।
क्या यही इस दुनिया का नियम नहीं है कि केवल ताकतवर ही अपना भाग्य परिवर्तित कर सकता है? ऋषभेश ने पार्थ को देखा और अनाहत चक्र की अपनी आभा बिखेर दी। यदि कोई सामान्य स्वाधिष्ठान या मणिपुर चक्र का साधक होता तो वो निश्चित रूप से डर जाता, लेकिन पार्थ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, भले ही उसने अपनी साधना को दबा कर रखा था। तुमने सही कहा, केवल ताकतवर ही अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम पार्थ को हरा सकते हो तो तुम प्रताप महल में भी प्रवेश कर सकते हो। फिर पार्थ की ओर मुड़ते ही रघव जुयाल हंस पड़े। मैंने अभी अभी तुम्हारी आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक देखी है और अब इस मुकाबले से मुझे तुम्हारी युद्ध क्षमता भी देखने को मिलेगी। जी श्रीमान, पार्थ ने सिर हिलाया। पार्थ और ऋषभेश दोनों ही कमरे में आमने सामने खड़े थे। जब से पार्थ ने मुख्य शाखा में प्रवेश किया था तब से दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब वे आपस में मुकाबला करने जा रहे थे। पार्थ, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये साबित करके रहूंगा कि प्रताप महल में प्रवेश करने के लिए मेरे पास तुमसे ज्यादा अधिकार है। दृश्य को देखते हुए अन्य सभी लोग असमंजस से भरे हुए थे। उनमें से एक हिमगिरी गुरुकुल की वर्तमान शीर्ष प्रतिभा थी, जबकि दूसरा कभी हिमगिरी गुरुकुल की शीर्ष प्रतिभा हुआ करता था। उनमें से एक उत्तरकाशी में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था, तो दूसरा उत्तरकाशी के भीतर साधना के मामले में शीर्ष पर था। आकाशीय बादल उंगली ऋषभेश ने चिल्लाते हुए एक उंगली को पार्थ की ओर कर दिया। उसकी उंगली के चारों ओर बैंगनी रंग की आभा साफ देखी जा सकती थी। उसी समय पर उसने कदम छाया तकनीक को सक्रिय किया और अपनी धुंधली हो चुकी छाया के साथ पार्थ की ओर आगे बढ़ा। नक्षत्र उंगली। पार्थ की उंगली से एक नीला प्रकाश निकला और ऋषभेश के आकाशीय बादल उंगली से जोरदार तरीके से टकरा गया। बूम! दो शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक एक दूसरे से टकराई, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों एक धमाके के साथ वापस पीछे चले गए। ऋषभेश 5 कदम पीछे हट गया और उसने अपने गले से खून का रिसाव होता महसूस हुआ। पार्थ भी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं था। उसने महसूस किया कि ऋषभेश के साथ टकराने वाली उंगली सुन्न हो गई थी। नक्षत्र उंगली का तीसरा स्तर। वो इतनी कम उम्र में इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? बुजुर्ग समझ गए थे कि पार्थ की नक्षत्र उंगली कितनी भयानक स्तर पर पहुंच गई है। युद्ध कला पुस्तकालय में नक्षत्र उंगली सबसे शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक थी। बहुत से लोग इसे प्रशिक्षित करने की कोशिश रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि इसे सीखना बहुत कठिन था और उनके खुद चोटिल होने की काफी ज्यादा संभावना थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ ऋषभेश से मुकाबला जीत पाएगा या फिर ऋषभेश तोड़ देगा पार्थ की उम्मीद? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 62 जाने की तैयारी कर लो। अध्याय 62 जाने की तैयारी कर लो। पहली चाल से ही ये स्पष्ट था कि पार्थ की नक्षत्र उंगली ऋषभेश की आकाशीय बादल उंगली से अधिक शक्तिशाली है। कम साधना वाले व्यक्ति का ऊंची साधना वाले व्यक्ति को इस तरह पछाड़ना वास्तव में डराने वाला था। पार्थ को उसकी नक्षत्र उंगली और शरीर को मजबूत करने की तकनीक के कारण फायदा मिल रहा है। देवराज बिष्ट ने आप भरी और अपने चेहरे पर आए सदमे के भाव को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। देवराज बिष्ट की आवाज काफी तेज थी, जिसे ऋषभेश ने भी सुन लिया था। पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर पर पहुंच गई थी और उसके पास अकल्पनीय शारीरिक शक्ति थी, लेकिन वो अभी भी अपनी साधना को छिपा रहा था। इसलिए सभी की नजरों में उसकी फौलादी दीवार तकनीक केवल 4थे स्तर के चरम पर ही पहुंची थी। उसकी नक्षत्र उंगली की शक्ति वास्तव में ऋषभेश की आकाशीय बादल उंगली से अधिक मजबूत थी। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, ऋषभेश ने जोर से चिल्लाया और एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत किया।
नक्षत्र उंगली का तीसरा रूप। पार्थ ने जब ऋषभ को अभी भी हार ना मानते देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत ही और भी शक्तिशाली हमला कर दिया। उसकी उंगली हवा में ऋषभ की ओर बढ़ी और आसपास एक नीला प्रकाश फैल गया। पार्थ के हमले ने ऋषभ बिष्ट को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह 8वीं चाल में ऋषभ बिष्ट का चेहरा सफेद हो गया और उसके मुंह से खून की एक धार निकल गई। हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ऋषभ बिष्ट पार्थ के साथ 10 हमलों का सामना करने में भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये भी बिल्कुल उस देवांश डोभाल की तरह ही है। हरिकेश और पुष्पराज ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि कैसे पार्थ और देवांश डोभाल दोनों ही पहला स्थान हासिल किया, यहाँ तक कि देवांश डोभाल ने तो खुद ही हार मान ली थी, तो इससे उन्हें समझ में आया कि पार्थ की ताकत देवांश डोभाल की तुलना में कम नहीं बल्कि अधिक ही है। बहती हवा का रुख। 9वीं चाल में ऋषभ बिष्ट की आभा बदल गई। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने की कोशिश की। एक मोटी बैंगनी रोशनी पार्थ की ओर तेजी से बढ़ी। ये कैसी चाल है? पुष्पराज, हरिकेश और राधा ने महसूस किया कि उनका दिल हिल गया है। यहाँ तक कि पार्थ, जिसका पलड़ा इस पूरे मुकाबले के दौरान भारी था, उसने भी कुछ दबाव महसूस किया। क्या ये आंशिक पवित्र युद्ध कला तकनीक हो सकता है? पार्थ ने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया और नक्षत्र उंगली में अधिक ऊर्जा जमा की। रेखीय नक्षत्र उंगली। उसकी उंगली से नीला प्रकाश निकला और किसी उल्का की तरह ऋषभ की तरफ चला गया। क्या उसने रेखीय नक्षत्र उंगली सीख ली है? रेखीय नक्षत्र उंगली। नक्षत्र उंगली की मारक चाल। अगर उसने ये पहले ही सीख लिया है तो वो चौथे स्तर से बहुत दूर नहीं है। सभी बुजुर्ग बेहद हैरान लग रहे थे। नक्षत्र उंगली सबसे मजबूत कौशल था, लेकिन साथ ही साथ इसे सीखना सबसे कठिन भी था। पिछले 100 वर्षों से कई प्रतिभाओं ने नक्षत्र उंगली सीखने की कोशिश की, लेकिन उनके परिणाम सभी समान थे। उनकी उंगली या तो खराब हो गई या सीखने की गति धीमी थी, इसलिए उन्होंने आखिरकार हार मान ली। यह कौशल न केवल कठिन था, बल्कि इसमें बहुत अधिक जोखिम भी शामिल था। पिछली पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने बताया था कि नक्षत्र उंगली का स्तर अर्धपवित्र तकनीक के बराबर है, लेकिन साथ ही ये बेहद खतरनाक भी था। लेकिन इस नई पीढ़ी में एक शाखा शिष्य ने नक्षत्र उंगली सीखने में कामयाबी हासिल की। रेखीय नक्षत्र उंगली हवा में तेजी से आगे बढ़ी और ऋषभ बिष्ट के बहती हवा के रुख से टकरा गई। इस हमले से ऋषभ बिष्ट का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आस्तीन फट गई थी। तुम हार गए। पार्थ की उंगली ऋषभ के हाथ के एक्यूपंक्चर बिंदु पर रुक गई। नक्षत्र उंगली के माध्यम से एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर भी सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता है। मैंने हार गया। ऋषभ बिष्ट सदमे में चला गया। ऐसा नहीं था कि उसने कभी खुद के हारने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने इतनी बुरी हार की कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उसने सोचा कि उसका व्यवहार कितना बचकाना था जब उसने पार्थ को अपने जूतों की नोक के बराबर भी नहीं समझता था। और आज देखो, उसी पार्थ ने उसे पलटवार भी करने का मौका नहीं दिया। ये बुरा नहीं है। आप पहले से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। राघव जुयाल ने प्रशंसा की। उन्होंने इस लड़ाई के बाद पार्थ की क्षमता को अपनी उम्मीद से भी अधिक पाया। प्रांत नगर में भी अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा को चुनौती देना दुर्लभ था। इसके अलावा पार्थ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। देवराज बिष्ट और उनके साथियों ने एक दूसरे को देखा और गहरी आह भरी। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि पार्थ की रेखीय नक्षत्र उंगली ऋषभ बिष्ट की बाह को तोड़ भी सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उत्तरकाशी के 2 शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के बीच लड़ाई यहाँ समाप्त हुई। राघव जुयाल ने पार्थ को देखा, फिर राधा को देखा और वे बहुत प्रसन्न लग रहे थे। हालांकि वे डोभाल परिवार की प्रतिभा से मिलने का मौका चूक गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें हिमगिरी गुरुकुल से 2 प्रतिभाएं मिल गई थी। पार्थ का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। तुम दोनों जाओ और अपना सामान तैयार करो।
3 दिनों में हम प्रांत शहर की ओर बढ़ेंगे, राघव जुयाल ने दोनों को बताया। राघव जुयाल की आकृति धुंधली हो गई। अगले सेकंड वो सभी की आंखों के सामने से गायब हो गए। वाह, क्या गति है! पार्थ अपनी दाहिनी आंख का उपयोग किए बिना अपनी परछाई भी नहीं देख सकता था। अगर राघव जुयाल को हमला करना होता तो गुरुकुल प्रमुख और बुजुर्गों सहित कोई भी उनका विरोध करने में सक्षम नहीं होता। क्या ये सहस्रार चक्र की शक्ति है? जब श्रेष्ठ जुयाल इतने ताकतवर है तो फिर प्रताप साहब कितने मजबूत होंगे। पार्थ एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने राधा की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, मुबारक हो। लगता है हम आगे भी साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राधा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उधर उन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर ऋषभ को जलन के साथ खुद पर शर्म भी आई। उसे समझ में आया कि जिस राधा के सामने अपनी महानता का बखान करता रहता था वो खुद भी उससे ज्यादा प्रतिभाशाली है। गुरुकुल प्रमुख, अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मुझे पोटरी गांव वापस जाकर अपने माता पिता से मिलने की जरूरत है। पार्थ की नजर अब देवराज बिष्ट पर केंद्रित थी। उसने प्रमुख से घर जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि वो अभी भी कारावास के आदेशों के अधीन था। गांव जाना है। हालांकि देवराज बिष्ट गुरुकुल का प्रमुख था, लेकिन वो बेहद लचर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द उसकी सारी ऊर्जा को खींच रहा है। अब पार्थ प्रताप महल के आदमियों में से एक था। उनमें उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप देवराज बिष्ट की मौत का जवाब देंगे। अपनी नक्षत्र उंगली की पूर्ण क्षमता के साथ आप उन्हें मारने की क्षमता रखते हैं। देवराज बिष्ट की आंखों में रोशनी कौंध गई। इस समय वो बस एक उत्तर चाहते थे। भले ही पार्थ का जवाब हो कि अब वो बहुगुणा परिवार में शामिल हो गया है, वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। देवदत्त असवाल और उसके साथी को वास्तव में मैंने ही मारा था, लेकिन मैंने हिमगिरी गुरुकुल के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। पार्थ फंसे। क्या सब तुमने ही किया था? पहले वो इस पूरे मामले में सिर्फ एक संदिग्ध थे और वास्तव में उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं था कि पार्थ में दोनों को मारने की क्षमता है। एक और बात, आप अपने भतीजे की वजह से पहले ही मेरे प्रति पूर्वाग्रह से भरे हैं। अगर आप अपने भतीजे के प्यार में अंधे न होकर निष्पक्ष रूप से जांच करते तो आपको पता चल जाता कि बहुगुणा परिवार के साथ मिलकर काम करने वाला असली इंसान मैं नहीं था। फिर अगर आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आप जाकर देवदत्त असवाल के स्थान से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पार्थ ने इस वाक्य को पीछे छोड़ दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। क्या ऐसा हो सकता है? सभी बुजुर्गों के चेहरे पर समझ के भाव थे। देवराज बिष्ट का चेहरा शर्म से झुक गया। ये सच है कि वो ऋषभ की बातों से प्रभावित होकर पार्थ के प्रति द्वेष रखने लगे थे, इसीलिए पहला मौका मिलते ही उन्होंने बिना निष्पक्ष जांच के ही पार्थ पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उसी दिन गुरुकुल के उच्च स्तर ने कार्तिक असवाल सहित देवदत्त असवाल के परिवार के खिलाफ जांच करके उन्हें कैद करने के लिए अधिकारियों को उनके घर भेजा। कार्तिक असवाल को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन जांच अधिकारियों को उसके परिवार के भीतर कुछ सबूत मिले जो उन्हें बहुगुणा परिवार से जोड़ रहे थे। अंत में सच्चाई सबके सामने आ गई। तब जाकर गुरुकुल प्रबंधन को आखिरकार पार्थ के साथ हुए अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ। आमतौर पर वे इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग बात थी। पार्थ को प्रताप महल में चुन लिया गया था और उसका भविष्य अन्य किसी भी शिष्य से उज्जवल था। उसके आगे के प्रदर्शन से हिमगिरी गुरुकुल का भविष्य निर्धारित हो सकता था। इसलिए गुरुकुल प्रमुख ने श्रेष्ठ रमाकांत को जाने और पार्थ के गुस्से को शांत करने का आदेश दिया। हा 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 हा, उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रेष्ठ रमाकांत को गुरुकुल प्रबंधन के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति महसूस नहीं हुई, इसके बजाय वे खुश थे। अरे हाँ, गुरुकुल प्रबंधन ने आपके लिए युद्ध कला पुस्तकालय की 3री मंजिल को खोलने का फैसला किया है, उन्होंने पार्थ को आगे जानकारी देते हुए कहा। युद्ध कला पुस्तकालय की 3री मंजिल?
पार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। दूसरे दिन पार्थ के साथ श्रेष्ठ रमाकांत सहित 3 बुजुर्ग तीसरी मंजिल पर आए। तीसरी मंजिल एक अत्यंत रहस्यमयी जगह थी। अकेला एक बुजुर्ग इसे नहीं खोल सका। गुरुकुल के अपने नियम थे कि इसे खोलने के लिए 3 बुजुर्गों को एक साथ सहमत होना चाहिए। तीसरी मंजिल पर प्रवेश करने के लिए एक गहरे हरे रंग के पत्थर से बने दरवाजे को बुजुर्गों द्वारा खोला जाता था। दरवाजे को खोलने के लिए 3 बुजुर्गों की आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती थी। पत्थर का दरवाजे पर आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करते ही वो हल्की घरघराहट के साथ खुलने लगा और जल्द ही तीसरी मंजिल पार्थ की आंखों के सामने आ गई। पार्थ ने तुरंत अंदर कदम रखा और खुद को एक पत्थर से बने कमरे में पाया, जिसकी दीवार पर अजीबोगरीब तस्वीरें खुदी हुई थीं। कुछ तस्वीरें हिलती हुई दिख रही थी तो कुछ जगह धुंधली थी। 3 बुजुर्गों की संयुक्त शक्ति के कारण वे चित्र जीवंत लग रहे थे। बहती हवा रुख, बवंडर रुख, आंशिक पवन रुख, ज्वलंत पवन रुख, ये सभी चित्रों की एक श्रृंखला थी जिसमें हर तस्वीर में हवा के अलग अलग प्रयोग के बारे में जानकारी थी, लेकिन काफी पुरानी होने के कारण तस्वीरें ज्यादा साफ नहीं थीं। पार्थ ने महसूस किया कि 3 महावीर योद्धाओं की शक्ति भी इन तस्वीरों को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चित्रों की श्रृंखला को पूरी तरह से जोड़ देने पर ये एक पूर्ण पवित्र युद्ध कला तकनीक बन जाती, लेकिन दीवार की तस्वीरें थोड़ी धुंधली है और इसे पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पार्थ की दाहिनी आंख ने जल्दी से तस्वीरों का अवलोकन किया। पार्थ, हम इसे केवल 30 और सांसों तक ही सक्रिय करके रख सकते हैं, लेकिन आप इससे कुछ अंतर्ज्ञान हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर है। बाहर से श्रेष्ठ रमाकांत की आवाज आई, 30 सांस। पार्थ का दिल पसीज गया। तुरंत उसने अपनी दाहिनी आंख को अधिकतम शक्ति तक प्रसारित कर दिया और इसी के साथ उसकी दाहिनी आंख के सामने पत्थर की दीवार पर बने चित्र स्पष्ट हो गए। प्रतिलिपि पार्थ ने तुरंत ही चित्रों में से एक की प्रति को अपनी दाहिनी आंख के आयाम में समाहित कर लिया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ युद्ध कला पुस्तकालय की सभी तकनीकें ले पाएगा? और कैसा होगा उसके आगे का सफर? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 63 पोखरी गांव की हालत। अध्याय 63 पोखरी गांव की हालत। उसकी दाहिनी आंख के आयाम में एक तस्वीर दिखाई दी। उसने चित्र की प्रति को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया था। वैसे तो ये एक पूर्ण पवित्र युद्ध कला तकनीक नहीं थी, फिर भी ये शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक स्तर को पार कर गई थी। बहती हवा रुख। पार्थ ने तस्वीर के नीचे नाम देखा। ये चाल ठीक वैसी ही थी जैसी ऋषभ बिष्ट ने पार्थ के साथ मुकाबले के दौरान इस्तेमाल की थी, लेकिन उसने इसकी संपूर्ण शक्ति का 1000वां भाग भी नहीं प्राप्त किया था। जल्द ही उसके दिमाग में दूसरी तस्वीर की प्रति उभरी। दूसरी तस्वीर के दृश्य पहले की तुलना में अधिक जटिल थे। दूसरा रुख, बवंडर रुख। पार्थ ने इस तस्वीर को भी सफलतापूर्वक अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया, लेकिन महसूस किया कि थकान उस पर हावी हो गई है। वो जितनी जटिल चीज की नकल बनाएगा, मानसिक ऊर्जा की खपत उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा रुख, आंशिक पवन रुख। पार्थ ने अपने दांतों को भींच लिया और जबरदस्ती तस्वीर को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया। ये दूसरे वाले से भी अधिक जटिल था और इस समय वो और भी अधिक थका हुआ महसूस कर रहा था। पार्थ के माथे से ठंडा पसीना निकल आया। वो अपनी शेष ऊर्जा के साथ चौथी तस्वीर की नकल बनाने में सफल नहीं हो सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में बंद कर लिया। फिर उसने अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का प्रयोग किया। उसे पता था कि कमरे के बाहर तीनों बुजुर्ग केवल 30 सांसों तक ही कमरे को संभाल सकते हैं और धीरे धीरे हर पल के साथ समय घटता जा रहा था।
10 सांसें, 15 सांसें, 20 सांसें। समय सीमा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। 25 सांसें, 26 सांसें, 27 सांसें। पार्थ की सांसें और भी तेज होगी। अब जाकर उसकी थकान मिटने लगी थी। आखिरी 2 सांसों में ज्वलंत पवन रुक। पार्थ की दाहिनी आंख अचानक खुल गई और उसकी आंख पर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी, क्योंकि उसने जबरदस्ती चौथी तस्वीर की नकल बनाने की कोशिश की। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी चेतना आग की दीवार से घिर गई है। अराजक जलती हुई हवा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। क्या कोई साधक इस भयानक शक्ति को काबू कर सकता है? पार्थ ने महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया है और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया हो। लेकिन वास्तव में वो किसी भी तरह से घायल नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक भ्रम था। चौथे तस्वीर की प्रति भी उसकी दाहिनी आंख में समा गई थी। पूर्ण। पार्थ थक कर पीछे की तरफ गिर गया। लगभग ठीक उसी समय बाहर के तीनों बुजुर्गों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। दीवार पर टंगी तस्वीरें एक बार फिर शांत हो गईं और हिलना बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहद साधारण चित्र हों। आपने कितना अंतर्ज्ञान प्राप्त किया? बाहर तीनों बुजुर्गों ने पूछा। अंतर्ज्ञान? पार्थ भड़क गया। उसे वास्तव में तीसरी मंजिल से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तस्वीरें बहुत धुंधली हैं और अब तक जो भी प्रतिभाएं अंदर गई हैं उनमें से ज्यादातर ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, श्रेष्ठ रमाकांत ने दिलासा दिया। जब पार्थ को कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हाँ, भले ही आपने थोड़ा अंतर्ज्ञान प्राप्त किया भी हो, तो वो थोड़ी सी मात्रा अभी भी शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से बेहतर नहीं होगी। अन्य बुजुर्गों में से एक ने सहमति में सिर हिलाया। तीसरी मंजिल को 2 कारणों से कभी नहीं खोला जाता था। एक, इसे खोलने के लिए एक साथ 3 बुजुर्गों की शक्ति की आवश्यकता थी और वे इसे केवल 30 सांसों तक ही खोलकर रख सकते थे। दूसरा, पवित्र युद्ध कला तकनीक बहुत धुंधली थी और इससे बेहद कम अंतर्ज्ञान प्राप्त हो पाता था। किसी को भी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 30 सांसें बहुत कम थीं। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद बड़ो। पार्थ बिल्कुल भी निराश नहीं दिख रहा था। हाँ, यह सच था कि 30 सांसों में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसने चारों तस्वीरों की नकल अपने दिमाग में संरक्षित कर ली थी। कुटिया में लौटकर पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सबसे पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर जब उसकी मानसिक ऊर्जा अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई तो उसने 4 आंशिक पवित्र युद्ध कला तकनीक कौशलों को देखना शुरू किया। ये चारों पूर्ण पवित्र युद्ध कला तकनीकें नहीं थी, बल्कि उनके अधिकांश हिस्से गायब थे और वे धुंधले थे। लेकिन फिर भी पार्थ ने महसूस किया कि ये तकनीकें उतनी भी कठिन नहीं थी। पहला और दूसरा रुख उसके रहस्यमय पवन हथेली की तुलना में आसान था और तीसरा रुख लगभग इसके बराबर था। चौथे रुख में सब कुछ नष्ट करने की इच्छा शक्ति थी। हालांकि ये अधूरा था, फिर भी ये सामान्य मानव शरीर की सीमाओं को पार कर चुका था। काफी समय बाद पार्थ ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिला दिया। वो केवल पहली चाल, बहती हवा के रुख को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो पाया था, लेकिन इस कौशल को समझने के बावजूद उसकी समग्र ताकत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। ये शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक सीखने जितना अच्छा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहला रुख, बहती हवा रुख, एक समर्थन कौशल था। यह एक आक्रामक या रक्षात्मक कौशल नहीं था, अर्थात इस तकनीक का इस्तेमाल किसी अन्य तकनीक के साथ करना होगा। इस वजह से पार्थ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे इस बात का एहसास था कि भले ही ये 4 कौशल अभी उसके काम न आए, लेकिन भविष्य में वे बहुत काम आएंगे। दूसरे दिन की सुबह पार्थ अपने माता पिता के पास पोखरी गांव वापस चला गया। अगले 2 दिनों में वो उत्तरकाशी को छोड़ देगा और सैकड़ों मील दूर श्रीनगर प्रांत शहर जाएगा। मैं लगभग 1 साल से मुख्य गुरुकुल में हूँ।
ये समय मानो पालक झपकते ही बीत गया। पार्थ का भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे याद था कि जब उसने मुख्य गुरुकुल में प्रवेश किया तो वो केवल दूसरे स्तर का साधक था, और 1 वर्ष के समय में ही वो छलांग मारते हुए सभी की सीमा से आगे बढ़ गया था और अनाहत चक्र पर पहुंच गया था। तुम्हारी साधना और उम्र के साथ अब पूरी गांव में कोई भी तुम्हारी क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता है, उसके पिता भरत ने कहा। उसके माता पिता दोनों को ही अपने बेटे पर बहुत गर्व था। शाखा गुरुकुल के प्रमुख पंडित रामलाल शास्त्री था, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी साधना स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गई थी। उनके अलावा सबसे मजबूत केवल मूलाधार चक्र के ही थे। जब उन्हें पार्थ की वापसी की खबर मिली तो गुरुकुल प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उसका अभिवादन करने के लिए उसके घर आए। यहाँ से जाने से पहले पार्थ पूरी गांव में भी शीर्ष प्रतिभा था, और अब वो हीरो की तरह लौटा है। जल्द ही वे शाखा गुरुकुल के भवन में चले गए। इस इमारत की भव्यता मुख्य गुरुकुल की इमारत के आसपास भी नहीं थी। पुराना होने के कारण उसमें जगह जगह छेद हो गए थे। पार्थ, आपके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। पंडित रामलाल शास्त्री खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। केवल 1 साल से भी कम समय में पार्थ मणिपुर चक्र पर पहुंच गया था और वो शाखा गुरुकुल में सबसे मजबूत था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पार्थ ने अभी भी अपनी वास्तविक शक्ति को छिपा कर रखा था। उसके बावजूद ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर शाखा गुरुकुल द्वारा मुख्य गुरुकुल में पदोन्नत किए गए युवाओं को वापस भेज दिया जाता था। सच तो यह है कि शाखा गुरुकुल के आचार्यों ने उससे बहुत अधिक आशा नहीं रखी थी। जब पार्थ को सच्चाई का पता चला तो वो थोड़ा स्तब्ध रह गया। पोखरी गांव के बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुख्य गुरुकुल के शीर्ष प्रतिभाओं में अपनी जगह बना पाएगा। उन्होंने उसे वापस भेजने की तैयारी भी कर ली थी। वे लोग अभी बात कर ही रहे थे कि मुख्य द्वार के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्या हुआ? पार्थ की भौहें टेढ़ी हो गईं और कमरे में बातचीत बंद हो गई। गुरुकुल प्रमुख के लोग फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गए हैं। कुछ युवक जिनके चेहरे पर चोट के निशान थे दौड़ते हुए आए। बर्थवाल परिवार, क्या वे पागल हो गए हैं? गुरुकुल प्रमुख पंडित रामलाल शास्त्री खड़े हो गए। बर्थवाल परिवार, पार्थ की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसका जन्म पोपी गांव में हुआ था और इसलिए वे बर्थवाल परिवार से अच्छी तरह से परिचित था। पिछले 10 वर्षों से बर्थवाल परिवार तेजी से बढ़ा और ताकत में विस्तार किया और वे पोपी गांव के भीतर सबसे बड़े परिवार बन गए। यहाँ तक कि गांव के मुखिया का पद भी बलपूर्वक हथिया लिया था। वहीं जो लोग बर्थवाल परिवार का विरोध कर रहे थे उन्होंने पंडित रामलाल शास्त्री को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि पोपी गांव की तुलना उत्तरकाशी से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे पोपी गांव में सबसे बड़ी ताकत थे। पार्थ को याद आया कि बर्थवाल परिवार में मणिपुर चक्र के 2 से 3 साधकों के होने की अफवाह भी थी। पिछले 1 साल से बर्थवाल परिवार ने कई परिवारों की संपत्तियां छीन ली थी और अब वे हमारे पूरे इलाके को केवल 3000 चांदी के सिक्कों में खरीदना चाहते हैं। पंडित रामलाल शास्त्री ने गुस्से से भरकर कहा। क्या? बर्थवाल परिवार में हिम्मत आ गई है? पार्थ की आंखें ये सुनकर छोटी हो गई और वो जल्दी से बाहर चला गया। पार्थर, जल्दबाजी मत करो। बर्थवाल परिवार के पास अब एक अनाहत चक्र का भी साधक है। पंडित जी ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। पार्थ भले ही बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक अकेला व्यक्ति ही था। भला वो पूरे बर्थवाल परिवार से कैसे लड़ सकता था? अकेले बर्थवाल परिवार में 10 वीर योद्धा थे, जिनमें से 2 मणिपुर चक्र पर पहुंचे थे और अब एक अनाहत चक्र पर। ड्रैगन मुष्टिका। गुरुकुल के द्वार के बाहर पार्थ ने बर्थवाल परिवार के एक साधक को मुक्का मारा। ये लड़का मणिपुर चक्र का है। सभी लोग एक साथ हमला करो, उनका नेता चिल्लाया। पूरा झुंड तुरंत ही पार्थ की ओर झपटा। जल्दी! सभी लोग पार्थ का साथ देने के लिए आए। भरत और पंडित रामलाल शास्त्री दोनों ने कहा।
स्थिति तुरंत ही अफरा तफरी में बदल गई। रुको, मुझे इन सब से अकेले लड़ने दो, भीड़ में से पार्थ चिल्लाया। बूम बूम बूम। पार्थ ने तुरंत ही पैर मारकर बर्थवाल परिवार के कई साधकों के दूर फेंक दिया। पार्थ अकेले ही दसियों लोगों का सामना करने लगा। जो कोई भी उसके हमले की सीमा के भीतर आया, बदले में उसके कोई ना कोई अनटूटे हुए मिले। पार्थ का शरीर जल्द ही छाया की तरह धुंधला हो गया और उसने नेता को नीचे गिरा दिया। आह, छोटे मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए। उसके समूह सभी को केवल एक व्यक्ति ने ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। वहां मच्ची चीख पुकार और धूल के बीच वो आकृति कितनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। शाखा गुरुकुल के समर्थकों ने आखिरकार उनकी जमकर हंसी उड़ाई। पार्थ ने भी अपना सिर हिलाया। ये लोग बहुत कमजोर थे। वो बर्थवाल परिवार निश्चित रूप से बदला लेने वापस आएगा। क्या हमें पहले अपने बचाव के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए? पंडित रामलाल शास्त्री परेशान लग रहे थे। बर्थवाल परिवार आखिरकार पोपी गांव में सबसे मजबूत गुट था और ये गुरुकुल समर्थक परिवारों की अपेक्षा लगभग 10 गुना मजबूत था। बचाव करना, पार्थ ने ठंडेपन से कहा। हम खुद का बचाव करने की क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना हम जाकर उन सबको मारकर सारा हिसाब चुकता कर लें? तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ बर्थवाल परिवार के अत्याचारों से पोपी गांव के लोगों को बचा पाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 664 बर्थवाल परिवार से बदला। अध्याय 64 बर्थवाल परिवार से बदला। क्यों ना हम जाकर उन सबको मारकर सारा हिसाब चुकता कर लें? पार्थ के इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। बर्थवाल परिवार पर हमला। पंडित रामलाल शास्त्री डर के मारे कांप उठे। बिल्कुल नहीं, बर्थवाल परिवार पोपी गांव में राजा की तरह है। उनके हिसाब से बर्थवाल परिवार शक्ति से हराना लगभग नामुमकिन था। वे केवल खुद का बचाव ही कर सकते थे। जहां तक इस तरह का कोई खतरनाक कदम उठाने की बात है, उन्होंने इसके बारे में तब तक सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इसके बारे में सोचा भी तो बर्थवाल परिवार को उन सभी को मारने का एक मौका मिल जाएगा। आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पार्थ अगले ही पल छत पर कूद गया और चंद सांसों में ही सभी की नजरों से ओझल हो गया। ये अच्छा नहीं है, पार्थ को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। पंडित रामलाल शास्त्री और भरत असहज महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि भला एक युवक पूरे बर्थवाल परिवार को कैसे हरा सकता है। उसका पीछा करो। कमरे के भीतर से ही दोनों चिल्लाने लगे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पोपी गांव में कोई भी पार्थ के पास नहीं पहुंच पाया। पंडित रामलाल शास्त्री की गति पार्थ की आधी भी नहीं थी। बाहर निकलते ही पार्थ ने तैरती नौका का प्रयोग किया और पेड़ों के बीच छिप गया। दौड़ते समय उसके पैर बमुश्किल ही जमीन को छूते थे। अब उसकी तैरती हुई नौका उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अब पार्थ ने इस तकनीक के साथ बहती हवा रुख का भी उपयोग कर सकता था। बहती हवा रुख उन चारों अधूरे पवित्र युद्ध कला तकनीकों में से सबसे आसान तकनीक थी। और जब उसने बहती हवा रुख और तैरती नौका का एक साथ उपयोग किया तो उनकी और भी तेज हो गई। उसे लगा जैसे कि वो खुद हवा का एक झोंका बन गया हो। पार्थ अपनी खुशी को रोक नहीं सका। इस बहती हवा के रुख का प्रभाव बहुत ही अद्भुत था। ऋषभबिष्ट अभी तक इस तकनीक को सही से प्रशिक्षित नहीं कर पाया क्योंकि वो सही रास्ते से भटक गया था और उसने गलती से इसे एक आक्रामक तकनीक समझ लिया था। पोखरी गांव, बर्थवाल परिवार। श्रेष्ठ हिमगिरी गुरुकुल के एक शिष्य ने आकर हमारे भाइयों को घायल कर दिया। बर्थवाल परिवार के एक साधक ने झट से कहा। हम उस तुझ गुरुकुल की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि अब वे हमारे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे में कुछ दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने अपने चाय के प्याले से भी धीरे धीरे पी रहा था।
वो पोपी गांव का मुखिया और तथाकथित राजा था और पिछले कुछ वर्षों से जिसने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की वे सब के सब पोखरी से गायब हो गए थे। शाखा हिमगिरी गुरुकुल जैसा एक गुट बर्थवाल परिवार की नजर में सिर्फ एक चींटी था। यदि मुख्य हिमगिरी गुरुकुल नहीं होता तो बर्थवाल परिवार ने बहुत पहले ही इसे अपने कब्जे में ले लिया होता। बुजुर्ग, आपको हमारी मदद करनी होगी। अब तो वे आपके नाम से भी नहीं डर रहे हैं, वरना उनकी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, बर्थवाल परिवार के लड़ाके ने रुआन से स्वर में कहा। हिमगिरी गुरुकुल से जाकर कहो कि उस युवक को हमारे हवाले कर दे और उसे सौंपने के लिए हम केवल एक दिन का समय देंगे, वरना। मुखिया की आवाज बेहद ठंडी थी। हाँ हाँ, बर्थवाल परिवार के लड़ाकों के भाव खुशी में बदल गए। मुखिया जी, बुरी खबर है, वो हिमगिरी गुरुकुल का युवक यहाँ आ गया है। इतने में बाहर से चीखने की आवाज आने लगी। बर्थवाल परिवार की हवेली में अचानक से किसी शख्स ने प्रवेश किया और सभी पर हमला कर दिया। कोई भी उसके हमले को नहीं रोक सका। मुखिया जी, मुखिया जी, वो युवक पहले ही हवेली के अंदर आ चुका है और 10 से 20 लोगों को घायल कर चुका है। हवेली में कोहराम मच गया। बर्थवाल परिवार के सभागार के भीतर परिवार के मुखिया गोवर्धन बर्थवाल अनाहत चक्र के 2 अन्य बुजुर्गों के साथ बैठे थे। उस युवक की गति बहुत तेज है, एक बुजुर्ग ने कहा। शाखा हिमगिरी गुरुकुल के पास इतना प्रतिभाशाली शिष्य कहाँ से आ गया? उस मोटे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपनी मणिपुर चक्र की साधना के साथ वो ये भी नहीं देख सकते थे कि पार्थ किस तरह से हमला कर रहा है। सभी की निगाहें अपने परिवार के प्रमुख की ओर मुड़ गईं, जिनकी साधना सबसे अधिक थी। गोवर्धन बर्थवाल के बाल सफेद थे, लेकिन उनका चेहरा अभी भी बेहद शांत लग रहा था। गति के मामले में वो मुझसे भी तेज है, यह कैसे हो सकता है? सभी के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। आखिरकार गोवर्धन बर्थवाल की साधना आधे साल पहले ही अनाहत चक्र पर पहुंच गई थी और वो पोपी गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। वे इन सब में भला क्या कर सकते थे? बर्थवाल परिवार ने महसूस किया कि ये मसला काफी परेशानी भरा था। जाहिर है, अगर मेरा उससे सामना हुआ तो मुझे यकीन है कि मैं जीत सकता हूं, परिवार के मुखिया ने सभी का मनोबल बढ़ने के लिए कहा। अगर वो लड़का यहाँ आने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो यहाँ से जिंदा वापस न जा सके, एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा और बाकियों ने भी उसका साथ दिया। इस समय बर्थवाल परिवार के सबसे ताकतवर लोग एक ही जगह पर मौजूद थे और उनकी ताकत पोपी गांव के भीतर किसी भी शक्ति को कुचल सकती थी। अगर हिमगिरी गुरुकुल का वो युवक यहाँ आया तो तुरंत ही एक योजना बनाई गई जिसे गोवर्धन बर्थवाल ने सभी को समझा दिया था। हाँ हाँ, तुम सब एक साथ हो, ये तो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अब मुझे तुम सबको खोजने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। छत से एक इंसान की हंसी सुनाई दी। वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव बदल गए। वो छत पर कब पहुंचा? बूम! छत से एक युवक सीधे कमरे के बीचों बीच कूद पड़ा। वो व्यक्ति पार्थ था। वो ठीक कमरे के बीच में उतरा था, जिसका मतलब था कि अब वो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। हा हा हा, बच्चे यहाँ आने के लिए धन्यवाद, वो मोटा बुजुर्ग खुशी से झूम उठा। गोवर्धन बर्थवाल और बाकी बुजुर्गों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। स्वाधिष्ठान चक्र के अन्य 6 साधक भी उत्साह से भरे हुए थे। बच्चे, तुम्हारी साधना वास्तव में उत्कृष्ट है, लेकिन तुम अभी भी थोड़े युवा हो। गोवर्धन बर्थवाल के चेहरे पर ऐसे भाव थे कि जैसे अब वो ही जीतने वाला है। अगर पार्थ सीधे सबके सामने नहीं आता तो वे लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत तेज था। लेकिन अब पार्थ ने छिपकर हमला करना छोड़कर सीधे उनका सामना करने का फैसला किया था, तो उन सब का काम बेहद आसान हो गया था। इस समय वे पार्थ को किसी मंदबुद्धि बच्चे के रूप में देख रहे थे। पार्थ तुरंत समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि आप सब अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। पार्थ मुस्कुराया। बच्चे, तुम बहुत बकवास कर चुके,
अब मरो। सभी बुजुर्ग उसके पास आ गए, उत्साह से भरे हुए। केवल परिवार के प्रमुख की आंखों में चिंता थी, लेकिन पार्थ पहले से ही घिरा हुआ था, इसलिए अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे लड़कों को मारने का बदला लो, उस मोटे बुजुर्ग ने आदेश दिया। बाघ की गर्जना, मुष्टिका चट्टान, हथेली, उड़ते बादल, पदाघात। पूरे समूह ने पार्थ पर हमला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया। पार्थ को एक साथ 6 लोगों के हमले का सामना करना पड़ा। गोवर्धन बर्थवाल और 2 अन्य बुजुर्गों ने पार्थ को भागने से रोकने के लिए निकास द्वार को घेर कर बंद कर दिया। पार्थ के शरीर से एक साथ कई हमले आकर टकराए। फौलादी दीवार का पलटवार, पार्थ का पूरा शरीर धातु जैसा हो गया और अपने ऊपर होने वाले सभी हमलों को पलट दिया। एक साथ कई लोगों की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। आहे। सभी 6 लोग चिटक कर दूर जमीन पर गिर गए। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दृश्य ने दोनों बुजुर्गों और गोवर्धन बर्थवाल के दिल को झकझोर कर रख दिया। कैसे? उसने ये कैसे किया? मोटा बुजुर्ग चिल्लाया। अब तुम सबकी बारी है। पार्थ उन तीनों का सामना करने के लिए मुड़ा। देखो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। गोवर्धन बर्थवाल के चेहरे पर रोने से भी बदतर मुस्कान दिखाई दी। पार्थ ने अभी जो ताकत दिखाई थी, वो उसकी कल्पना से अधिक थी। यहाँ तक कि गोवर्धन बर्थवाल को खुद भी पार्थ को हराने का भरोसा नहीं था। मैं बर्थवाल परिवार के लोगों को पोपी गांव से बाहर जाने के लिए 1 दिन का समय दूंगा। उसके बाद अगर तुम्हें से कोई भी इस गांव में दोबारा दिखाई दिया तो मैं तुम्हारी सारी साधना को बर्बाद कर दूंगा, पार्थ ने कहा। वो अपने जीवन के अधिकांश समय में पोपी गांव में ही रहा था और वो जानता था कि बर्थवाल परिवार आमतौर पर कैसे काम करता है। इसलिए पार्थ की इस सजा को काफी कम ही कहा जा सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, गोवर्धन बर्थवाल ने तुरंत उत्तर दिया और दोनों बुजुर्गों की ओर देखा। वे इसे आसानी से मान गए और जैसा कि पार्थ ने सोचा था, विनाशक पवन हथेली गोवर्धन बर्थवाल की आध्यात्मिक शक्ति बाहर फूट पड़ी और उसने पार्थ के माथे पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। उसी समय दोनों बुजुर्गों ने पार्थ पर दोनों ओर से हमला कर दिया। 2 मणिपुर चक्र और 1 अनाहत चक्र के उग्र हमलों ने पार्थ को भी हैरान दिया। बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे और नादान हो। जैसे ही उसकी हथेली पार्थ के माथे तक पहुंची, गोवर्धन बर्थवाल पागलों की तरह हंस पड़ा। मंदबुद्धि पार्थ कुटिलता से हंसा और वहां से गायब हो गया। उन लोगों को बस पार्थ की धुंधली छाया ही नजर आई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। गोवर्धन बर्थवाल और उन दोनों बुजुर्गों के हमले चूक गए थे। उन्हें पार्थ के कपड़े छूने तक का भी मौका नहीं मिला। अगले ही पल पार्थ एक बार फिर तीनों के बीच में बिल्कुल उसी स्थिति में वापस आ गया जैसे कि पार्थ कभी वहां से हिला ही ना हो। क्या? गोवर्धन बर्थवाल और दोनों बुजुर्गों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक। चरम स्तर पर गोवर्धन बर्थवाल मुश्किल से इन शब्दों को बोल पाया। इस समय उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि ये युवक वास्तव में कितना भयानक था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ अब बर्थवाल परिवार के सभी लोगों को मार देगा, या फिर बर्थवाल परिवार चलेगा कोई नई चाल? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 65 खिलाफत का अंजाम। अध्याय 65 खिलाफत का अंजाम। पार्थ की तैरती नौका न केवल उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, उसकी सूक्ष्म कदम तकनीक भी अधिकतम स्तर पर पहुंच गई थी और इन दोनों के साथ उसने बहती हवा का रुख भी मिला दिया था। उत्तरकाशी में कोई भी ऐसा नहीं था जो वर्तमान समय में उसकी गति का मुकाबला कर सकता हो। मैंने तुम सबको जीने का एक मौका दिया था, पर लगता है कि तुम लोगों को मरने की बड़ी जल्दी है। पार्थ की आंखों में हत्या करने की भावना तेज हो गई। गोवर्धन बर्थवाल के साथ ही उन दोनों बुजुर्गों ने भी उसे मारने की कोशिश की थी। अगर वो पर्याप्त शक्तिशाली और पहले से सतर्क नहीं होता, तो अब तक वो मर गया होता।
जैसा कि गोवर्धन बर्थवाल ने कहा था, पार्थ अभी भी बहुत नादान और नरम दिल का था। शत्रु के प्रति दयालु होना स्वयं के प्रति क्रूर होने जैसा था। विनाशक पवन हथेली, मरो कमीने। गोवर्धन बर्थवाल ने अपनी मारक चाल का उपयोग करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वो पार्थ के विपरीत दिशा में चला गया। बाकी दोनों बुजुर्गों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और बाहर की तरफ भागे। इस मुकाबले के दौरान वे अपने और पार्थ के बीच के ताकत के अंतर को समझ गए थे। रुक जाओ, पार्थ ने आदेश दिया और अपनी उंगली उन तीनों की दिशा में तान दी। उसकी उंगली ने एक के बाद एक 3 हमले किए। पार्थ की उंगली से 3 नीली रोशनियां बाहर निकली और सीधे अपने निशाने पर जा लगी। धम धम धम। तीनों के शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गए। उन सभी के पीठ से लेकर सीने तक एक छेद साफ तौर पर देखा जा सकता था, जो उनके दिल की आर पार चला गया था। ठीक उसी समय शाखा गुरुकुल के लोग भी आखिरकार वहां पहुंच गए थे। बर्थवाल परिवार के सभागार में आने के बाद गुरुकुल प्रमुख पंडित रामलाल शास्त्री ने पार्थ को गहराई से देखा। यह पोटरी गांव के सभी लोगों के लिए एक चेतावनी और उदाहरण है। जो कोई हिमगिरी गुरुकुल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। पार्थ छत पर खड़ा था और उसकी आवाज गांव के चारों ओर गूंज रही थी। एक उदाहरण। इस युवक की बातों का मतलब समझते ही सभी का दिल दहल उठा। अब से अगर पोटरी गांव के भीतर किसी व्यक्ति ने हिमगिरी गुरुकुल को नाराज करने की हिम्मत की, तो उनका यही परिणाम होगा। जब बर्थवाल जैसा मजबूत परिवार भी ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है, तो फिर बाकी लोगों के अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिमगिरी गुरुकुल से निकली ये प्रतिभा अब पोटरी गांव में सभी शक्तियों के लिए खतरा बन सकती है। इस समस्या को हल करते हुए पार्थ ने अन्य छोटे मामलों को पंडित रामलाल शास्त्री पर छोड़ दिया। पोखरी गांव वो जगह थी जहां वो पल्ला बढ़ा था और इस जगह के लिए उसके मन में गहरी भावनाएं थीं। अब जब उसके पास पर्याप्त ताकत थी, तो जाहिर तौर पर वो उन सब की रक्षा करने वाला था। पार्थ वापस जाने से पहले केवल एक दिन ही गांव में रुका था। उसकी इच्छा बाहरी दुनिया देखने की थी। पोखरी गांव और उत्तरकाशी उसे रोक नहीं सकते थे। कुछ घंटों बाद पार्थ मुख्य हिमगिरी गुरुकुल में वापस आ गया। उसे उसके दोस्त रमेश, भागीरथी नदी, यहाँ तक कि अपनी कुटिया में बिताए पलों की याद आ रही थी। लेकिन उसे पता था कि आगे बढ़ने के लिए उसे यहाँ से बाहर जाना ही होगा और कल वो इस नगर को छोड़कर एक नए सफर के लिए निकलने वाला था। लेकिन जाने से पहले पार्थ को अभी भी आखिरी तैयारी करनी थी, इसलिए उसने अपने महत्वपूर्ण सामानों को पैक किया, जिसमें 1000 साल पुरानी रक्त बूटी, रक्त आत्मा बूटी और रक्त बांस पौधा शामिल था। इसके अलावा अभी भी उसके पास चांदी का धनुष था, जिसे पार्थ ने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से गुरुकुल प्रबंधन ने उसे कुछ पुरस्कार देने का फैसला किया। हम जानते हैं कि आपकी धनुर्विद्या महान स्तर पर है, इसलिए हम आपको ये दिव्य रेखा धनुष देने जा रहे हैं। धनुष हमारे पूर्वजों के हथियारों में से एक है और केवल महावीर योद्धा ही इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठ रमाकांत ने पार्थ को एक लकड़ी का बक्सा सौंपा। संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक सुनहरा धनुष रखा हुआ था। ये दिखने में साधारण था, लेकिन इसकी डोरी हल्की सुनहरी चमकीली थी। जब उसने सोने की डोरी खींचकर इसकी शक्ति का परीक्षण किया, तो उसने पाया कि इसकी प्रत्यंचा बेहद दृढ़ थी। हर किसी को ये बात पता थी कि पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक अब 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए अगर केवल शारीरिक शक्ति की बात करें तो वो सामान्य महावीर योद्धाओं से भी ज्यादा मजबूत था। डिंग। प्रत्यंचा को थोड़ा सा खींचकर छोड़ते ही उससे एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। परीक्षण के बाद पार्थ को यकीन हो गया था कि दिव्य रेखा धनुष ने कई मायनों में उसकी पुरानी चांदी के धनुष को पीछे छोड़ दिया था। आखिर गुरुकुल अचानक से इतना उदार क्यों हो गया कि उन्होंने मुझे पुरस्कार देने का फैसला कर लिया। हालांकि पार्थ ने ये सब व्यंग्य के रूप में कहा था, फिर भी वो इस धनुष को पाकर खुश था। दिव्य रेखा धनुष की मदद से
अब वो विशुद्ध चक्र के योद्धा का भी आसानी से सामना कर सकता था। उस दिन पार्थ धनुष से प्रशिक्षण करने और अभ्यस्त होने के लिए अपनी कुटिया के अंदर ही रहा। उसने मन ही मन अपनी तीरंदाजी तकनीक को भी आत्मसात करने प्रयास किया। उल्का पिंड बाण वर्षा मुझे अपनी दाहिनी आंख की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी तीरंदाजी तकनीकों के साथ अपनी दाहिनी आंख के साथ प्रयोग करने की जरूरत है को भी आत्मसात करने प्रयास किया। मुझे अपनी दाहिनी आंख की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सभी तीरंदाजी तकनीकों के साथ अपनी दाहिनी आंख के साथ प्रयोग करने की जरूरत है। दूसरी सुबह पार्थ और राधा दोनों जल्दी पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। प्रतिभा सम्मेलन के बाद दोनों अब उत्तरकाशी की शीर्ष प्रतिभा के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। जल्द ही गुरुकुल प्रमुख भी आगे पार्थ और राधा का सामना करते हुए सभी बुजुर्ग बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा जिसकी वे सब कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपनी क्षमता के साथ वे हिमगिरी गुरुकुल को अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। सभागार की छत पर एक नीली रोशनी दिखाई दी और उसी के साथ सभी को एक सुंदर आदमी नजर आया। जो व्यक्ति सभी को नजर आया वह श्रेष्ठ जुयाल थे, लेकिन वे वहां पर कैसे आए ये कोई भी नहीं देख पाया। पार्थ, राधा 3 दिन बीत चुके हैं, आप दोनों अब मेरे साथ श्रीनगर चलेंगे। राघव जुयाल मंद मंद मुस्कुराए। जी श्रेष्ठ, राधा और पार्थ ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनके सामने खड़ा व्यक्ति गढ़वाल के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। पूरे हिमगिरी गुरुकुल के पास उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। दोनों ने राघव जुयाल का पीछा किया और एक घोड़ा गाड़ी में बैठ गए जो दक्षिण पूर्व की ओर जा रही थी। हिमगिरी गुरुकुल के मुख्य द्वार के बाहर एक पेड़ की छाया में। ये एक तरह से बेहतर है। राधा की क्षमता और रहस्य के साथ उत्तरकाशी में उसका कोई भविष्य नहीं है। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भावुक नजरों से गाड़ी को विदा किया। अगले कुछ दिनों तक पार्थ और राधा श्रीनगर प्रांत के मुख्य नगर की ओर यात्रा करते रहे। श्रीनगर प्रांत के मुख्य नगर और उत्तरकाशी से यात्रा करने के लिए घोड़ा गाड़ी से लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता था। इस समय में पार्थ ने अपनी एक नई तकनीक बनाने के लिए तीरंदाजी कौशल के सूत्रों को अपनी दाहिनी आंख के साथ पूरी तरह से समाहित कर लिया, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी आंख की सहायता से विभिन्न तीरंदाजी तकनीकों को एक साथ मिलाकर एक नई तकनीक में विकसित कर रहा था। इसलिए उसने इसे दिव्य तीरंदाजी तकनीक नाम देने का फैसला किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने ये तकनीक अपनी दिव्य दाहिनी आंख की मदद से बनाई थी। जैसे जैसे समय बीता गया तो दिव्य तीरंदाजी तकनीक और भी परिपूर्ण होती गई। मेरी दिव्य तीरंदाजी तकनीक मेरी दाहिनी आंख की क्षमताओं पर निर्भर करती है। इस तकनीक का स्तर शायद शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से भी अधिक होगा, पार्थ ने अनुमान लगाया। तीरंदाजी तकनीक को प्राप्त करना काफी दुर्लभ होता था। हिमगिरी गुरुकुल की युद्ध कला तकनीक लाइब्रेरी में तीरंदाजी की कोई भी शीर्ष श्रेणी की तकनीक नहीं थी। यात्रा के दौरान राघव जुयाल ने अपना अधिकांश समय पालथी मारकर साधना करने में बिताया। पार्थ ने अपने दिल में आह भरी। राघव जुयाल पहले ही सहस्रार चक्र पर पहुंच गए थे और उसके बावजूद भी वे अभी भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। यदि हम पवित्र युद्ध पथ के बारे में बात न करें तो किसी सहस्रार चक्र के योद्धा की शक्ति सबसे मजबूत मानी जाती थी। पार्थ की टकटकी को भांपते हुए राघव जुयाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। श्रीनगर प्रांत के मुख्य नगर तक पहुंचने में अभी भी आधे दिन का समय है। क्या आपके पास कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप मुझसे चाहते हैं? क्या वे सहस्रार चक्र के महावीर योद्धा से कोई सवाल पूछ सकते हैं? पार्थ और राधा ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह के साथ देखा। कृपया हमें पवित्र युद्ध पथ के बारे में कुछ बताएं, पार्थ ने पूछा। पवित्र युद्ध पथ सहस्रार चक्र से ऊपर का स्तर है, लेकिन चूंकि मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं वास्तव में आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता।
लेकिन किताबों के अनुसार एक बार जब कोई पवित्र युद्ध पथ पर पहुंच जाता है तो उसके शरीर में कुछ गूढ़ परिवर्तन होते हैं और उसकी आयु बढ़ जाती है। आप इसे मानव शरीर की सीमाओं को पार करने के रूप में समझ सकते हैं, राघव जुयाल ने जवाब दिया। मानव शरीर की सीमाओं को लांघना पार्थ ज्वलंत पवन रुख को याद किए बिना नहीं रह सका। उसकी कल्पना से ही ऐसा लगता था कि ये हमला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा हो। कोई भी सामान्य शरीर उस तरह की शक्ति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकता। जो लोग पवित्र युद्ध पथ के स्तर तक पहुंचते हैं वे सभी बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ऐसे योद्धाओं की संख्या बेहद कम है। राघव जुयाल की आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। जल्द ही पार्थ और राधा दोनों ने राघव जुयाल से और भी कई सवाल पूछे। युद्ध पथ के सभी स्तरों का उद्देश्य मनुष्य के शरीर को त्वचा से लेकर अंगों तक प्रशिक्षित करना होता है। इसलिए आप इसे पवित्र युद्ध पथ तक पहुंचने के लिए एक ठोस नींव की तरह देख सकते हैं, राघव जुयाल ने जोर दिया। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। रथ की गति धीमी होने लगी। उन्हें दूर से प्रांत नगर की झलक मिल रही थी जिसके ठीक बगल में मंदाकिनी नदी अपनी निर्मल जलधारा के साथ बह रही थी। जल्द ही वे नगर के करीब पहुंच गए। ये उत्तरकाशी से कम 4 या 5 गुना बड़ा और बेहद भव्य नगर था। इसके मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 विशाल प्रतिमाएं बनी थी जिसमें एक पुरुष तथा दूसरी महिला की थी। मुख्य द्वार पर असीमित घोड़ों और प्रवेश करने वाले लोगों की लंबी कतार थी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ और राधा श्रीनगर में अपना सफर आसानी से शुरू कर पाएंगे या फिर उनके रास्ते और भी कठिन होने वाले हैं? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 66 प्रताप महल में जानवरों जैसा सलूक। अध्याय 66 प्रताप महल में जानवरों जैसा सलूक। पार्थ 20 मील दूर से ही श्रीनगर का निरीक्षण करने में सक्षम था जबकि राघव जुयाल सहित अन्य अभी भी धुंधली आकृति ही देख सकते थे। उसकी दाहिनी आंख के भीतर का सुनहरा प्रकाश अब धीरे धीरे नीले रंग के प्रकाश में परिवर्तित हो रहा था जो कि अब 7.4 सेमी तक पहुंच गया था जो उसकी साधना के स्तर को प्रदर्शित करता था। पार्थ ने पाया कि जब से उसने अनाहत चक्र में प्रवेश किया है उसकी साधना में प्रगति की गति धीमी होने लगी थी। राघव जुयाल के अनुसार युद्ध पथ में साधक को अपने शरीर को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जैसे जैसे कोई आपका शरीर पूर्णता के करीब पहुंचता है तो प्रगति उतनी ही कठिन हो जाती है। घोड़ा गाड़ी जल्द ही प्रांत नगर में प्रवेश कर गई। रास्ते में पार्थ ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि जिस किसी भी युवक पर पड़ती थी उसकी साधना मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर की ही होती थी। इसका मतलब यहाँ पर सबसे कमजोर योद्धा भी कम से कम मूलाधार चक्र के स्तर पर होते हैं। यहाँ की इमारतें कहीं अधिक राजसी थीं। इसकी भव्यता की तुलना में उत्तरकाशी अभी कहीं पीछे था। अंत में गाड़ी नगर की गहराई में प्रवेश कर गई और एक भव्य और विशाल महल के पास रुक गई। इसकी तुलना में हिमगिरी गुरुकुल की मुख्य हवेली उसकी पुरानी कुटिया की तरह थी। सिर्फ सामने का मुख्य द्वार ही इतना विशाल था कि कई गाड़ियां एक साथ उसमें प्रवेश कर सकती थी। उन्हें तब और भी हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि सामने के हवेली के मुख्य द्वार पर जो 8 रक्षक पहरा दे रहे थे वे भी स्वाधिष्ठान चक्र या उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच चुके थे। हे भगवान, यहाँ का द्वारपाल भी कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र का योद्धा है। पार्थ चकित रह गया था। एक छोटे से गांव में पैदा होने और कड़ी मेहनत करके इस स्तर पर पहुंचने के कारण पार्थ जानता था कि इसके लिए कितनी मेहनत और दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर ये सभी द्वारपाल इस समय उत्तरकाशी में होते तो इन सभी को किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता। ये प्रताप महल है और ये नगर का सबसे भव्य और सुरक्षित स्थान है।
मैं जल्द ही आप लोगों को प्रताप रक्षक दल में स्थानांतरित कर दूंगा, जहां हम अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने का प्रयास करेंगे, राघव जुयाल ने चेतावनी दी। प्रताप महल। प्रताप रक्षक दल पार्थ और राधा की आंखें अंदर के नजारे को देखकर बड़ी हो गई। प्रताप महल में प्रवेश करने के बाद पार्थ ने महसूस किया कि वहां पर मौजूद लगभग हर साधक स्वाधिष्ठान चक्र या उससे ऊपर के स्तर का था। पार्थ ने वहां पर विशुद्ध चक्र के 3 महावीर योद्धा भी देखे। जल्द ही राघव जुयाल दोनों को एक पुराने गंदे मैदान में ले गए। यह अजीब था कि इस तरह का एक पुराना गंदा मैदान प्रताप महल जैसे शानदार महल के बीच में क्यों है। मैदान में कई तंबू लगे थे और किनारे पर लगभग 10 लकड़ी के कमरे बने थे, लेकिन बिल्कुल बीच में एक शानदार इमारत थी। यह प्रताप महल प्रताप रक्षक दल का निषिद्ध क्षेत्र है, जिसे शीर्ष प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और श्रीनगर प्रांत की सुरक्षा के लिए खुद प्रताप साहब ने बनवाया था। साथ ही यह प्रताप सेना का मुख्यालय है। राघव जुयाल आगे बढ़ी। प्रताप रक्षक दल, क्या हम इस गंदगी वाली जगह में रहने वाले हैं? पार्थ ने आप भरते हुए 10 लकड़ी के कमरे और फिर तंबू वाले गंदे कीचड़ भरे मैदान को देखा। यहाँ का वातावरण इतना खराब था कि इसकी तुलना पोटरी गांव से भी नहीं की जा सकती थी। हाँ, श्रेष्ठ जुयाल, क्या यही वो 2 प्रतिभाएं हैं जिन्हें आप यहाँ लाए हैं? दूसरी तरफ से एक सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े आए और उनके पीछे एक काला कपड़े पहने युवक चल रहा था। श्रेष्ठ कीर्तिराज, राघव जुयाल ने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया। श्रेष्ठ जुयाल के साथ बात करते हुए श्रेष्ठ कीर्तिराज ने लापरवाही से पार्थ और राधा को देखा। उनकी नजर खुद पर पड़ते ही दोनों ने महसूस किया कि जैसे उनके सारे राज खुल गए हों। पार्थ का दिल कांप उठा। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना शायद राघव जुयाल से भी अधिक थी। प्रताप महल में सहस्रार चक्र के 2 महावीर योद्धाओं को देखना वास्तव में उन दोनों के लिए एक अद्भुत घटना थी। वो विकर्ण मलिक है, एक प्रतिभा जिसे मैंने कीर्ति नगर से चुना था। वह सिर्फ 15 साल का है और पहले से ही अनाहत चक्र पर पहुंच गया है। अपने पीछे खड़े युवक का परिचय देते हुए वो बुजुर्ग मुस्कुराए। 15 साल की उम्र में ही अनाहत चक्र पर पहुंचना वास्तव में उसे अच्छी प्रतिभा मानी जाएगा। विकर्ण मलिक नाम के युवक ने पार्थ और राधा को लापरवाही से देखा, लेकिन जब उसने राधा की खूबसूरती को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग और श्रेष्ठ जुयाल दोनों ही शीर्ष प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें प्रताप महल में लाने के प्रभारी थे। तीनों को मैदान के द्वार तक पहुंचाने के बाद दोनों श्रेष्ठ तुरंत रुक गए। मैं तुम लोगों की बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, इससे आगे तुम्हें स्वयं जाना होगा। और प्रताप साहब अगले महीने एकांत साधना से बाहर आ रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अच्छा प्रदर्शन करो। राघव जुयाल ने चेतावनी दी और फिर वहां से चले गए। सहस्रार चक्र के महावीर योद्धा होने के नाते उनका समय बेहद कीमती था। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी विकर्ण मलिक से बात की। प्रताप साहब शीर्ष प्रतिभाओं को विशेष रूप से पसंद करते हैं, खासकर युवाओं को। तुम्हें अपने भाग्य को बदलने के लिए इस मौके को भुनाने की जरूरत है। जी श्रेष्ठ कीर्तिराज, विकर्ण मलिक ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से उत्तर दिया। प्रताप साहब इस प्रांत में एक किंवदंती थे और उनके द्वारा प्रताप रक्षक दल का निर्माण किया गया था। यदि कोई यहाँ रहकर साधना करता है तो न केवल उसे प्रताप महल से बहुमूल्य शक्तिवर्धक औषधियां प्राप्त होंगी, बल्कि उन्हें महान प्रताप साहब को देखने का भी मौका मिलेगा। हिमगिरी गुरुकुल के दोनों लोग विकर्ण मलिक के साथ उस गंदे मैदान में चले गए। रास्ते में उन्हें अपनी ही उम्र के कई युवक दिखे। उनमें से अधिकांश 12 और 18 वर्ष की आयु के बीच थे, लेकिन ज्यादातर की उम्र 16 वर्ष से कम थी। 12 साल की उम्र में मूलाधार चक्र पार्थ एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। 2 बच्चे अभी अभी उन तीनों के पास से गुजरे थे। वे दोनों 12 साल के थे और मूलाधार चक्र पर पहुंच चुके थे। वही अगर हम पार्थ की बात करें तो जब वो 12 वर्ष का था तब उसने साधना करना शुरू भी नहीं किया था।
अगर हम प्रताप महल की बात करें तो ज्यादातर युवकों की उम्र 14 और 15 वर्ष के आसपास थी और उनकी साधना कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि कुछ तो मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र तक भी पहुंच गए थे। इस दृश्य को देखकर विकर्ण मल्लिक, जो कि अभी तक बड़े अभिमान से चल रहा था, उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। ये तीनों शायद अभी अभी यही प्रताप महल आए हैं। मैदान में मौजूद प्रताप रक्षक दल के प्रशिक्षुओं ने उत्सुकता से तीनों को देखा, लेकिन अधिकांश की निगाहें राधा पर टिकी थीं। राधा बेहद सुंदर थी और उससे एक शुद्ध आभा निकल रही थी। देखो, यहाँ एक सुंदर लड़की भी आई है। प्रताप रक्षक दल के भीतर से कई युवक वहां पर इकट्ठा होने लगे। इन नए चेहरों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। प्रताप रक्षक दल में प्रवेश करते हुए पार्थ और अन्य दो ने इन सभी लोगों को गौर से देखा। वे जानते थे कि ये सभी प्रांत के अलग अलग नगरों की शीर्ष प्रतिभाएं थी। लगता है हम वहां पहुंच गए हैं। उन तीनों भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए सामने मौजूद भवन की ओर बढ़ रहे थे। वे अभी अभी प्रताप रक्षक दल में दाखिल हुए थे, इसलिए उन्हें यहाँ खुद को पंजीकृत करने और आगे के निर्देश प्राप्त करने की जरूरत थी। क्या आप ही वो तीनों हैं जो यहाँ पर अभी अभी आए हैं? पीछे से एक आलसी आवाज सुनाई दी। क्या पार्थ की पीठ पर ठंडा पसीना दिखाई दिया जैसे ही वो मुड़ा और उसने चांदी का कवच पहने एक युवक को देखा। तीनों डर के मारे उछल पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो व्यक्ति उनके पीछे प्रकट हो गया। जल्द ही पार्थ ने महसूस किया कि सामने उपस्थित व्यक्ति थोड़ा परिचित था। उसने अचानक महसूस किया कि ये व्यक्ति प्रतिभा सम्मेलन के दिन उन दो चांदी का कवच पहने व्यक्तियों में से एक था, जिनमें से एक ने बहुगुणा परिवार के बुजुर्ग को घायल कर दिया था। मेरा नाम तीसरा रक्षक है और मैं प्रताप रक्षक दल का पर्यवेक्षक हूँ। आज से तुम तीनों प्रताप रक्षक दल के सदस्य हो। अब यहाँ के नियम ध्यान से सुनो। युवक के शब्द सरल और संक्षिप्त थे। प्रताप रक्षक दल के नियम बेहद सख्त थे। सबसे पहले, प्रत्येक सदस्य महीने में आप केवल एक बार ही प्रताप महल से बाहर जा सकते हैं। दूसरे, अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। और तीसरा, जब तक सामने वाले से जैसे चाहे व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल, अपंग या जान से नहीं मार सकते थे। पहले और तीसरे नियम को समझना आसान था, लेकिन दूसरे का क्या मतलब था? उसी दोपहर को इसका कारण पार्थ की समझ में आ गया। प्रताप रक्षक दल में केवल 10 लकड़ी के कमरे थे और बाकी सभी लोग तंबू लगाकर रह रहे थे। क्योंकि वे तीनों अभी अभी वहां आए थे, उन सभी को एक एक पुराना घिसा पिटा तंबू मिला था और इन तीनों को उन्हीं तंबुओं में रहना होगा। हम यहाँ सोने वाले हैं। विकर्ण मलिक ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। पुराना फटा हुआ तंबू बारिश और हवा को बड़ी ही मुश्किल से रोक पाएगा। विकर्ण बेचारा तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कीर्ति नगर की शीर्ष प्रतिभा होने के नाते उसे यहाँ पर उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन अब उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। पार्थ की बाहें टेढ़ी हो गई थी। उसके लिए फिर भी ये ठीक था, लेकिन राधा एक लड़की थी और साथ ही बेहद सुंदर भी। ये छोटा और फटा पुराना तंबू एक लड़की के लिए किसी भी तरह से सही नहीं था। राधा ने भी दांतों से अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ओए नए बच्चों, लकड़ी के कमरों में प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ उनके मालिकों को चुनौती देकर उन्हें हराना होगा। एक पतला दुबला युवक उनकी हालत देखकर खुशी से बोला और साथ ही सावधान रहने की चेतावनी भी दी। तीनों ने तुरंत लकड़ी के 10 कमरों की ओर अपनी निगाहें फेर लीं। कमरों पर भी 1 से 10 तक अंक लिखे थे। यह स्पष्ट था कि ये 10 वरीयता क्रम में शीर्ष पर थे। अच्छा, लकड़ी का कमरा लेने के लिए मुझे बस उनके मूल मालिक को पीट कर बाहर निकलना है। विकर्ण मलिक रोमांच से अपने हाथों को आपस में रगड़े बिना नहीं रह सका। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी अनाहत चक्र की साधना और कीर्ति नगर की शीर्ष प्रतिभा होने के कारण उसे आसानी से एक कमरा मिल सकता है। रात्रि भोज का समय। प्रताप महल के कुछ पहरेदार उनके तंबुओं में सभी के लिए भोजन लेकर आए। छी, ये किस प्रकार का भोजन है?
हमारे कीर्ति नगर में ऐसा भोजन तो मैं अपने सुअरों को खिलाता था और ये मुझे ऐसा भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। विकर्ण मलिक ने जैसे ही भोजन को चखा तो उसने तुरंत ही उसे उगल दिया। ये सच में बहुत ही घृणित था। पार्थ ने थोड़ा सा भोजन खाने की कोशिश की लेकिन उसने भी तुरंत थूक दिया। उन्हें जो भोजन मिला था वो सब बासी हो चुका था। लेकिन तीनों ने जल्द ही महसूस किया कि पहरेदारों ने लकड़ी के कमरों में मौजूद लोगों के पास स्वादिष्ट भोजन से भरी थालियां लेकर जा रहे थे। लानत है, विकर्ण मलिक ने श्राप दिया और उठ खड़ा हुआ। ये स्पष्ट था कि लकड़ी के कमरों के अंदर रहने वाले युवकों को बेहतर भोजन और सुविधाएं मिल रही है। लकड़ी के कमरों के अंदर मौजूद लोगों को 10 दमदार रक्षक के रूप में जाना जाता है। जहां तंबुओं में रहने वाले बाकी लोग बचा हुआ खाना खाते हैं, वहीं उन 10 लोगों को 56 भोग खाने का मौका मिलता है और उनके पास अपने निजी नौकर भी होते हैं। तंबू में रहने वाले खोगों को हर महीने 2000 चांदी के सिक्के मिलते हैं, वही 10 दमदार रक्षकों को कम से कम 10,000 चांदी के सिक्के मिलते हैं और तरह तरह की औषधियां और संसाधन मिलते हैं। यदि आप 10 दमदार रक्षक में से एक बन जाते हैं तो आप अपनी साधना में स्वयं प्रताप साहब से सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप बहुत प्रतिभाशाली है तो आप उनके निजी शिष्य भी बन सकते हैं। उस दुबले पतले युवक ने वहां की स्थिति के बारे में उन लोगों को जानकारी दी। अब पार्थ दूसरे नियम का अर्थ पूरी तरह से समझ गया था। अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ जो कुछ मायने रखता था वो सिर्फ ताकत थी। खुद की ताकत से ही आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। मैं 10 दमदार रक्षकों में से किसी को चुनौती देने जा रहा हूँ, विकर्ण मालिक चिल्लाया और उस बासी बेकार भोजन को जमीन पर फेंक दिया। वो उठा और लकड़ी के कमरों की दिशा में तेजी से दौड़ा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ और राधा प्रताप महल में अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे या फिर उन्हें इसी तरह जानवरों की तरह जीवन बिताना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 667-10 दमदार रक्षक अध्याय 67-10 दमदार रक्षक। विकर्ण मलिक की चीख ने राधा और पार्थ का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। वो किसी को चुनौती देने वाला था। पार्थ और राधा ने नजरें मिलाई और विकर्ण मलिक को लकड़ी के कमरों की दिशा में दौड़ते हुए देखा। हा हा हा, अब आएगा मजा। चलो देखते हैं कि आज क्या होता है। तंबुओं के भीतर से कई लोग बाहर आकर सामने के दृश्य का मजा लेने लगे। वो लड़का पहले दिन ही 10 दमदार रक्षक को चुनौती देने जा रहा है। लगता है उसमें कुछ दम तो है। वैसे उसकी साधना इस समय अनाहत चक्र पर पहुंच चुकी है तो जाहिर है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। पार्थ और राधा ने अपने तंबुओं से बाहर आने वाले युवाओं की ओर देखा और पाया कि उनमें से अधिकांश की साधना स्वाधिष्ठान या मणिपुर चक्र पर थी। यहाँ तक कि कुछ युवक अनाहत चक्र पर भी थे, लेकिन उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ सबसे खराब क्षमता वाला व्यक्ति भी उत्तरकाशी के ऋषभ बिष्ट के बराबर था। जल्द ही विकर्ण मलिक लकड़ी के 10 कमरों के सामने आ गया, जिनकी क्रम संख्या उनके मालिक की ताकत को प्रदर्शित करती थी। 10वें कमरे का मालिक बघीरा, जो कि मणिपुर चक्र के चरम पर था, उन सब में सबसे कमजोर था और विकर्ण मलिक पहली बार किसी को चुनौती दे रहा था, इसलिए उसने सबसे आखिर में मौजूद 10वें कमरे के मालिक को चुना। हा हा हा, कौन मूर्ख मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? सभी को कमरे के भीतर से एक अहंकारी हंसी सुनाई दी। विकर्ण ने तुरंत ही उस लड़के पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में उस लड़के ने भी हमला किया। दोनों के हमले की ऊर्जा आपस में टकराई और मैदान में एक बड़ा सा छेद बन गया। वाह! विकर्ण मलिक ने हवा के बीच में अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा, साथ ही उसकी कुर्ते पर एक लाल घाव देखा जा सकता था। बघीरा का वो हमला बहुत ही भयानक था और ऐसा लगा कि ये हमला किसी को भी तुरंत ही मार सकता है। इस हमले के बाद बघीरा बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था, वो बस अपनी जगह से थोड़ा हिल गया था।
क्या तुम ठीक हो? पार्थ और राधा ने जल्दबाजी में विकर्ण मलिक को उठाया। मैं कैसे हार सकता हूँ? विकर्ण मलिक गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ था, लेकिन वो सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। कीर्ति नगर की शीर्ष प्रतिभा और अनाहत चक्र का साधक होने के नाते वो भला मणिपुर चक्र के किसी योद्धा से कैसे हार सकता था? एक दर्शक होने के नाते पार्थ ने और भी स्पष्ट तरीके से देखा कि क्या हुआ था। सबसे पहले, बघीरा के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव था। ये उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशानों से देखा जा सकता था। दूसरे, बघीरा की तलवार का कौशल अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। भयानक आभा के साथ उसका हमला और भी घातक लग रहा था। कई लोगों ने इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, लेकिन उन्होंने तीसरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बघीरा का शरीर बेहद मजबूत था। ये फौलादी दीवार तकनीक के चौथे स्तर के बराबर था। इसका शरीर बेहद मजबूत है। पार्थ ने सिर हिलाया। वो और राधा चुपचाप विकर्ण मलिक को उठाते हुए वापस चले गए। बेवकूफ नया लड़का सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से 10 दमदार रक्षकों में से एक को चुनौती देना चाहता था। बेचारा, वो तो 10 दमदार रक्षक के 3 हमलों को भी झेलने के काबिल नहीं था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बार के नए लोग बहुत ही कमजोर हैं? पास के लोगों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा। तीनों अभी अभी प्रताप रक्षक दल में शामिल हुए थे और उन्हें नौसिखियों के रूप में गिना जाने लगा था। हंसी के बीच कई युवाओं का ध्यान राधा की सुंदरता ने अपनी तरफ खींचा था। हा हा हा, हे सुंदरी, अगर आपको लगता है कि आपका तंबू आरामदायक नहीं है, तो आप चाहे तो मेरे कमरे में आ सकती हैं। बघीरा ने राधा की सुंदरता को अभी अभी देखा था और वह भी इससे मंत्रमुग्ध हो गया था। इन शब्दों को सुनकर आसपास के युवकों की हंसी छूट गई। राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। ये स्पष्ट था कि अब वो उस हरामजादे को चुनौती देने वाली थी। नहीं राधा, वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक शक्तिशाली हाथ ने उसकी खूबसूरत गोरी कलाइयों को जकड़ लिया। पार्थ ने उसे रोक दिया था क्योंकि उसकी दाहिनी आंख ने बघीरा की शक्ति का विश्लेषण किया था। हालांकि उन दोनों की साधना समान स्तर की थी, लेकिन बघीरा के पास युद्ध का अधिक अनुभव था और वो कहीं अधिक क्रूर था। अगर राधा ने बघीरा को चुनौती दी तो उसके जीतने की अधिकतम संभावना मात्रा 40% होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राधा के गाल थोड़े लाल हो गए और वो थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष नहीं किया। हाँ हाँ, अब ये बच्चा हम दोनों के बीच में कहाँ से आ गया? बघीरा ने अपने होठों को चाटा और उसकी आंखों में क्रूरता बढ़ गई। हम यहाँ से चलते हैं। पार्थ बघीरा की बातों से परेशान नहीं हुआ और राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। ओह, तो अब तुम बचकर जाना चाहते हो? बघीरा हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा और उनका रास्ता रोक दिया। क्या तुम सच में मुझसे उलझना चाहते हो? पार्थ ने ठंडेपन से कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम प्रताप रक्षक दल के नियमों को नहीं जानते? जब तक आप किसी को गंभीर रूप से घायल या अपंग नहीं करते, तब तक आप जिससे चाहें लड़ सकते हैं। बघीरा हंसी में लोटपोट हो गया। आसपास के युवकों की निगाहों से सहानुभूति महसूस हो रही थी। हाँ, प्रताप रक्षक दल ने किसी को लड़ने से मना नहीं किया, उल्टे उन्होंने तो इसका प्रचार ही किया। हम फिर तो ये और भी बेहतर है। पार्थ की आंखों में खतरनाक रोशनी चमक उठी। रुको राधा, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा ले आता हूँ। उसके शब्दों ने आसपास के युवाओं को चौंका दिया और बघीरा, वो तो गुस्से से कोयले की तरह काला हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे पार्थ पर हंसी आई। लेकिन पार्थ, राधा चिंतित लग रही थी। हालांकि वो जानती थी कि पार्थ बहुत मजबूत है, लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वो ये मुकाबला जीत सकता है। पार्थ उसके बगल से अचानक गायब हो गया और पलक झपकते ही वो बघीरा के सामने आ गया। क्या शानदार गति है! देख रहे सभी युवाओं को केवल एक धुंधलापन महसूस हुआ। एक उच्च श्रेणी का गति कौशल। बघीरा ने तुरंत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और पार्थ पर हमला कर दिया। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया।
जिससे दोनों के हमले आपस में टकराए, लेकिन इस हमले में पार्थ का पल्लड़ा भारी था। विभक्तो बघीरा का खतरनाक तलवार एक बार फिर दिखाई दिया। इस हमले ने अनाहत चक्र के विकर्ण मलिक को तभी घायल कर दिया था। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख से देखा कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी तलवार को और भी भयंकर बनाने के लिए जानबूझकर अपनी खतरनाक आभा का हिस्सा उसमें डाल दिया था। इस तरह की भयानक आभा केवल लोगों को मारकर ही प्राप्त की जा सकती थी। ये समझना सच में कठिन था कि इस युवक का अतीत कितना भयानक रहा होगा। रेखीय नक्षत्र उंगली पार्थ ने अपनी अंतिम चाल का उपयोग करते हुए कहा। एक नीला प्रकाश हवा में फैल गया और बघीरा की तलवार से भयानक तरीके से टकराया। डांग। बघीरा के मुंह से तुरंत ही खून रिसने लगा और वो डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। रेखीय नक्षत्र उंगली अब बेहद शक्तिशाली हो गई थी। साथ ही पार्थ ने इसमें फौलादी दीवार तकनीक की शक्ति को भी समाहित कर दिया था। नक्षत्र उंगली पार्थ की उंगली रात में बार बार उल्का पिंडों की तरह रोशनी छोड़ी रही थी और देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बघीरा किसी तरह 5 हमलों को रोकने में कामयाब रहा, जिसमें उसे कई बार चोटें भी लगीं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। इसकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूर है। हालांकि पार्थ ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन साथ ही वो उसकी क्रूरता को नापसंद करता था, इसलिए वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। थोड़ी देर के मुकाबले के बाद ही बघीरा दर्द से कराह उठा। पार्थ ने उसकी घुमावदार तलवार को उसके हाथ से लात मारकर नीचे गिरा दिया था। दर्शकों को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सर्वकालिक घमंडी और भयानक बघीरा, जो कि अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, उसे एक कम उम्र के युवक ने पीट दिया था। तुम बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं अगली बार तुमसे नहीं हारूंगा। बघीरा ने किसी तरह खुद को जमीन से उठाया और लकड़ी के कमरे से अपना सामान बाहर ले आया। इसका मतलब यह भी था कि ये कमरा अब उसका नहीं था। क्या वह जीत गया? ऐसा कैसे हो सकता है? विकर्ण मलिक ने अपने सामने खड़े पार्थ को घूर कर देखा। उन तीनों ने एक साथ ही प्रताप रक्षक दल में प्रवेश किया था और यहाँ तक कि उसने शुरुआत में पार्थ को अपने सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं समझा था। बघीरा को हराने के बाद पार्थ आखिरकार लकड़ी के कमरे में चला गया। उसके दरवाजे पर अंकित 10 का मतलब था कि वो अब 10 दमदार रक्षकों में 10वें स्थान पर पहुंच गया था। इस समय पार्थ उसे देखने वालों की निगाहों में ईर्ष्या, विस्मय, सम्मान और युद्ध की भावना महसूस कर सकता था। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और लकड़ी के कमरे में चला गया जो कभी बघीरा का था और पाया कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जगह नहीं है। उसके भीतर केवल एक पलंग और एक मेज थी, लेकिन फिर भी इस कमरे और तंबू के बीच का अंतर किसी महल और झोपड़ी की तरह था। उसने कमरे में मौजूद सुविधाओं को देखा, सोचा कि इन सुविधाओं से मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये तो किसी लड़की के लिए ज्यादा सही होगा। उसने इस बारे में सोचा और इस कमरे को राधा को देने का फैसला किया, क्योंकि एक लड़की होने की वजह से उसे गोपनीयता की कहीं अधिक आवश्यकता थी। वो चुपचाप बाहर निकल आया और राधा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। राधा पार्थ की बात सुनकर बिल्कुल अवाक रह गई। लेकिन कहाँ राधा ने पार्थ की बात तो सुनी, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर पार्थ उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। मेरे कमरे में। और कहाँ पार्थ ने राधा की बात का जवाब दिया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ राधा को भी अपने साथ ही कमरे में रहने के लिए कह रहा है? उसकी बात सुनकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो उसके साथ ही कमरे में रहने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 68 कनिष्क रावत अध्याय 68 कनिष्क रावत। क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं तुम्हारे साथ की कमरे में कैसे रह सकती हूँ? राधा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पार्थ से पूछा। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें वहां अकेले रहने को बोल रहा हूँ।
और मैं तुम्हारे तंबू में रह लूंगा, पार्थ ने थोड़ा हंसते हुए कहा। लेकिन पार्थ, ये वो कमरा तुमने अपनी ताकत से जीता था, मैं इसमें नहीं रह सकती, राधा ने पार्थ को कृतज्ञता से देखते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि पार्थ खुद को मिलने वाली सुविधाओं को भी उसे देने की बात कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस चाहता हूं कि तुम्हें उस तंबू में ना रहना पड़े, पार्थ ने उसे समझाते हुए कहा। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर अगर मैंने इसमें रहना शुरू कर भी दिया तो हर कोई मुझसे कमरा छीनने की कोशिश करेगा। राधा जानती थी कि पार्थ को उसकी परवाह है, लेकिन उसे वास्तविकता का सामना करना ही होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें उस कमरे से बाहर नहीं निकाल पाएगा, पार्थ ने दृढ़ता के साथ कहा। और इससे क्या होगा पार्थ? ऐसे तो हमारा पूरा समय केवल मुकाबलों में ही बीत जाएगा, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ इस माह तक का ही समय है, उसके बाद प्रताप साहब अपनी साधना से बाहर आ जाएंगे। हमें अपना पूरा समय साधना में लगाना होगा ताकि हम उस समय पूरी तरह से तैयार रहे, राधा ने पार्थ को ये जरूरी बात याद दिलाते हुए कहा। लेकिन पार्थ ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। चिंता मत करो, जल्द ही मैं इसे हासिल करने के लिए अपनी खुद की ताकत का उपयोग करूंगी, राधा ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। और चाहे पार्थ ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके अलावा नियमों में बताया गया था कि इन कमरों में केवल 10 दमदार रक्षक ही रह सकते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी पार्थ ने केवल अपने कमरे के बगल में ही राधा का तंबू बनाने में मदद की। मैं तुम्हारी ये बात तो मान रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मिलने वाले भोजन का एक हिस्सा लेना होगा। तुम्हें उस सड़े हुए बासी भोजन को खाने की कोई जरूरत नहीं है, पार्थ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। ठीक है, राधा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। पार्थ ने जब राधा को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो एक पल के लिए तो जैसे उसमें खो ही गया। उसे नहीं मालूम कि वो राधा की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। क्या ये प्यार है या सिर्फ दोस्त होने की वजह से उसके मन में राधा को लेकर फिक्र है? मुझे आशा है कि भाई पार्थ मेरी थोड़ी देखभाल कर सकते हैं, विकर्ण मलिक, जो कि बस अभी ही उन दोनों के पास आया था, अब उसके शब्द पहले से कहीं अधिक सम्मानजनक लग रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में राधा का ध्यान रखना होगा, पार्थ ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। ठीक है भाई, विकर्ण ने तुरंत जवाब दिया। प्रताप महल ने जिस तरह के नियम बनाए थे उससे रक्षकों के बीच लड़ाई को बढ़ावा मिलता था, और जो शक्तिशाली होते थे उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया जाता था, और जो बेचारे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे उन्हें अक्सर ही पीटा जाता था। पार्थ इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसे राधा और विकर्ण को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने को कहा और फिर से साधना करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जब से वो अनाहत चक्र पर पहुंचा था तो पार्थ ने महसूस किया कि उसकी साधना में प्रगति बेहद धीमी गति से हो रही है। यदि वो एक कदम और आगे बढ़ पाए तो वो एक महावीर योद्धा बन जाएगा, जो कि बिल्कुल नया स्तर था। इससे वो उत्तरकाशी का सबसे युवा महावीर योद्धा बन जाएगा, वरना उसने तो उत्तरकाशी में 40 साल से कम उम्र के किसी महावीर योद्धा को कभी देखा ही नहीं था। 2 घंटे बाद उसकी दाहिनी आंख के आयाम में नीले प्रकाश की लंबाई इस समय 7.50 सेमी हो गई थी। अगर मैं इसी गति से साधना करता रहा तो मुझे विशुद्ध चक्र तक पहुंचने में कम से कम 1 साल लग जाएंगे, पार्थ ने इसके बारे में सोचा। फिर उसने अपनी 1000 साल पुरानी तीनों जड़ी बूटियों को बाहर निकाल लिया। उस रात उसने 1000 साल पुरानी रक्त बूटी को खा लिया। 1000 साल पुरानी रक्त बूटी विशुद्ध चक्र के साधकों के लिए और भी उपयोगी होती है। इसे खाने के बाद पार्थ के शरीर में ऊर्जा का बवंडर सा उठने लगा। उसने तुरंत इस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तुरंत साधना करने लगा। उसकी फौलादी दीवार तकनीक अब 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि 1000 साल पुरानी रक्त बूटी की ऊर्जा को आसानी से अपने शरीर में अवशोषित कर सके।
जब से उस दिव्य आंख की शक्ति पार्थ को मिली थी तब से उसका शरीर और रक्त एक बदलाव से गुजर रहा था, और वो दूसरों की तुलना में अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। 2 घंटे बाद पार्थ ने रक्त बूटी की अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। उसकी दाहिनी आंख के अंदर नीले प्रकाश की लंबाई 7.60 सेमी तक पहुंच चुकी थी। यदि मैं दूसरी औषधि को भी खा लेता हूं तो मैं आसानी से विशुद्ध चक्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। पार्थ ने इसके बारे में सोचा, लेकिन इन औषधियों और जड़ी बूटियों को लगातार खाना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनमें निश्चित मात्रा में जहर भी होता है, जो अगर इसका ज्यादा उपयोग किया जाए तो ये साधक की क्षमता को सीमित कर देगा। दूसरी सुबह पार्थ नई ऊर्जा और ताजगी के साथ कमरे से बाहर निकला। जल्द ही नौकर उसके पास खाना लेकर आया और वो पार्थ के प्रति बहुत विनम्र था। प्रताप रक्षक दल के नियमों के अनुसार पार्थ को चांदी के 10,000 के सिक्के और कुछ जड़ी बूटियां भी मिलीं। सौभाग्य से आज महीने का आखिरी दिन था और पार्थ को ये सामान समय से मिल गया। 10वें दमदार रक्षक को 10,000 चांदी के सिक्के मिलते थे, और जिनका स्थान 10 दमदार रक्षकों में अधिक ऊंचा था उसे अधिक धन और जड़ी बूटियां प्रदान की जाती थी। पार्थ को जो जड़ी बूटियां मिली थी वो उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अनाहत चक्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इसलिए उसने इन जड़ी बूटियों को राधा को देने का फैसला किया। अबे ओ छोकरे, तुम्हें जो भी पुरस्कार मिला है वो सारा मुझे सौंप दो। थोड़ी ही दूर लकड़ी के कमरे से एक सुंदर युवक बाहर आया। ये रविंद्र है, जो 10 दमदार रक्षकों में 5वें स्थान पर मौजूद है। रविंद्र हमेशा अपने से कमजोर रक्षकों से उनके पुरस्कार और जड़ी बूटियां छीन लेता है। इस बारे में आसपास के युवक आपस में चर्चा करने लगे। पार्थ ने भी इस रविंद्र को बड़े ध्यान से देखा। वो केवल 14-15 साल का था, लगभग पार्थ के बराबर, लेकिन वो पहले ही अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गया था। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा करने की क्षमता है तो आओ और खुद ही ले लो। पार्थ मुस्कुराया। देख रे छोकरे, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने बघीरा को हरा दिया तो तुम किसी को भी हरा दोगे। बघीरा तो मेरे 3 हमलों को भी नहीं झेल सकता, रविंद्र ने धीरे से कहा। वो अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए एक कातिलाना मुस्कान के साथ पार्थ को देख रहा था। स्पष्ट रूप से उसकी नजर में पार्थ और बघीरा 2 छोटे मच्छरों के समान थे, जिसे वो जब चाहे मसल सकता था। तुम बघीरा से जीतो या हारो, मुझे उससे क्या लेना देना, पार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और दूसरी दिशा में चला गया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, वरना दफा हो जाओ। क्या रविंद्र के चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। पार्थ उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज तक केवल वही दूसरों को हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन आजकल का आया छोकरा उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था। उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। रविंद्र ने तुरंत की अपनी गति का इस्तेमाल किया और अपनी जगह से गायब हो गया। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी तरफ हवा का एक छोटा सा झोंका आ रहा है। पलक झपकते ही रविंद्र ने पार्थ का रास्ता रोक दिया था। ऐसी गति होने का मतलब था कि उसने शीर्ष स्तर की गति तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। सूक्ष्म कदम तकनीक। पार्थ ने तुरंत ही पीछे होकर रविंद्र के हमले को चकमा दे दिया। ऐसा लगता है कि तुम उतने भी बेकार नहीं हो। रविंद्र काफी हैरान था, क्योंकि उसकी शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक अब उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। गति के मामले में उसे पहले स्थान पर मौजूद कनिष्क रावत के अलावा और कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन आज उसे पता चला कि पार्थ की गति तो उससे भी अधिक है। 2 रक्षक भयानक तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका। वज्र मुष्टिका। रविंद्र ने अचानक एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया, और जैसे ही उसने अपने मुक्के का इस्तेमाल किया, तुरंत ही आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। नक्षत्र उंगली। पार्थ ने तुरंत अपनी नक्षत्र उंगली का इस्तेमाल किया और साथ ही उसने अपनी फौलादी दीवार तकनीक के 5वें स्तर को सक्रिय कर दिया। इन सब के बावजूद
वो अभी भी वज्र मुष्टिका को पूरी तरह से रोक पाने में कामयाब नहीं हो सका। बूम, बूम। रविंद्र की मुक्कों की आवाज और तेज हो गई और अनाहत चक्र की साधना वजह से उसका पल्लड़ा भारी लग रहा था, जबकि पार्थ ने अपनी साधना को मणिपुर चक्र पर रोक कर रखा था, इसलिए वो सीधे तौर पर उसका सामना करने में असमर्थ था। अब पार्थ सोच रहा था कि क्या उसे अपनी छिपी हुई ताकत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तभी, रुक जाओ, थोड़ी दूर से एक कड़क आवाज आई। आवाज का मालिक एक गंजे सिर वाला युवक था जिसकी चांदी के रंग की पोशाक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ये तो दूसरे स्थान पर काबिज राकेश है। युवाओं के चेहरों पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। दोनों की लड़ाई भी बंद हो गई। पार्थ को रविंद्र की आंखों में राकेश के लिए डर नजर आया। गंजा युवक अनाहत चक्र के चरम पर पहुंच गया था और विशुद्ध चक्र से बस आधे कदम दूर था। वो 10 दमदार रक्षक में दूसरे स्थान पर मौजूद राकेश था। उसका सामना करते हुए पार्थ और रविंद्र दोनों ने ही एक अदृश्य दबाव महसूस किया। राकेश, आपने हमारी लड़ाई क्यों रोक दी? रविंद्र ने सवाल किया। राकेश ने अपना सिर हिलाया। कप्तान ने 10 दमदार रक्षकों को किसी खास चर्चा करने के लिए इकट्ठा होने का आदेश दिया है। 10 दमदार रक्षकों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। सभी के चेहरों पर उत्सुकता और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। प्रताप रक्षक दल की ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भला वे क्या चर्चा करना चाहते थे? जल्द ही पार्थ राकेश का पीछा करते हुए मैदान के बीच में बने इमारत तक जा पहुंचे। ये मैदान में मौजूद एकमात्र इमारत थी और ये वही जगह थी जहां कप्तान रहते थे। भवन में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कुछ रक्षक मौजूद थे और वे सभी अनाहत चक्र पर पहुंच गए थे। वहां उपस्थित सभी लोग 10 दमदार रक्षक का हिस्सा थे। ये नया बच्चा कौन है? ऐसा लग रहा था कि एक या दो युवक ऐसे भी थे जो पार्थ को यहाँ देखकर थोड़े नाराज थे। उसने बघीरा को हरा दिया और अब वो भी 10 दमदार रक्षकों में से एक बन गया है, रविंद्र ने शांत अभिव्यक्ति से कहा। उसने बघीरा को हरा दिया, ये बच्चा भी 10 दमदार रक्षकों में से एक है। उपस्थित युवकों ने अपनी कहर ढाती नजरों को शांत कर लिया। जल्द ही पार्थ सहित 9 लोग राकेश के साथ सबसे मजबूत खेती के साथ पहुंचे। अभी तक कनिष्क रावत यहाँ क्यों नहीं आया है? एक व्यक्ति ने पूछा। भले ही वो कितना भी आलसी हो, फिर भी उसे यहाँ होना चाहिए था। कनिष्क रावत 10 दमदार रक्षकों में पहले स्थान पर मौजूद था। अभी वे लोग एक दूसरे से प्रश्न कर ही रहे थे कि चांदी के रंग के बालों वाला एक सुंदर युवक भीतर आया। जब पार्थ ने उसे देखा तो महसूस किया कि ये एक लड़की थी, लेकिन फिर उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा। पता चला कि वो एक लड़का है जो कि काफी हद तक किसी लड़की की तरह लगता है। उस सुंदर युवक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, मानो उसके सोचने भर से ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति सामने वाले पर हमला कर देगी। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। ये कनिष्क रावत विशुद्ध चक्र पर पहुंच गया था। विशुद्ध चक्र। वहां पर मौजूद किसी भी रक्षक ने कनिष्क रावत से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं की। वो अभी 16 साल का भी नहीं है और पहले से ही एक महावीर योद्धा बन चुका है। पार्थ सदमे के भाव को छुपा